आज से आपका बीपीएससी में इकोनॉमी स्टार्ट हो जाएगा। भारत सर इकोनॉमी लेंगे, अपने यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है। और वो भी डॉक्टर हैं, पीएचडी, और चीरफाड़ वाले नहीं, इकोनॉमी के चीरफाड़ वाले। हाँ, तो काफी बेहतरीन ढंग से एकदम मॉडर्न। अभी आपको पता है ना बीपीएससी में बहुत ज्यादा वैकेंसीज बढ़ा दिया, 46,000, सब निकल जाना लोग। और अभी भी जो आपके छोटे भाई बहन बचे हैं लोग, सबको इन्फॉर्म कर दो। यहाँ पे देखो हम लोग कितना बेहतरीन ढंग से स्टार्टिंग किए हैं। जितने लड़कों को निबंध लिखने नहीं आता था, अब निबंध आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले बुखार छूटता था, लिखना कैसे है यहाँ, अब समझ में आता है। निबंध में भी आज ही सर आएंगे, धर्मेंद्र सर। वो धर्मेंद्र सर फिलॉसफी वाले थे, आज जो आएंगे सोशियोलॉजी वाले आएंगे। तो अभी आज करण सर को रेस्ट है। एक्चुअली उनको उनके फैमिली में वायरल फीवर और दिल्ली में कोरोना भी बढ़ गया है, तो रेस्ट भी देना जरूरी है। तो अब कंफ्यूजन हो रहा है दिल्ली में कि वायरल फीवर है या कोरोना है। और आपको ही पता है एक सर्टेन टाइम के बाद ही कोरोना डिटेक्ट होता है, 2 दिन में नहीं पता चलता। तो फिर उनको भी एक रेस्ट लेना जरूरी है, नहीं तो भाई एगो पिलर है उखड़ जाएगा। नहीं समझा? करण सर पूरा दमदार है, एकदम पढ़ाते रहते हैं। अरे तुम लोग के चक्कर में हम कहां कहां से खोज के लाए, तुम लोग को समझ में आ रहा है? पूरा अकेले दिल्ली के लोग हमसे गुस्सा है। ये हम जब दिल्ली जाते हैं ना तो सब हड़क जाता है, अब किसका नंबर है। फिर जाते हैं इस बार। तो अभी भरत सर आपको इकोनॉमी लेंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से इकोनॉमी समझ में आएगा। बाकी आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए। किसी को कुछ लड़कों पीछे देखते ना, ऑफलाइन वाले लोग को ना, पीछे उठ गया था हम, फिर उठ गया ना तो फिर 2.5 किलो का उठा देंगे हम। 2.5 किलो नहीं है। जो भी डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप लोग को 2-4 गलती कीजिएगा पूरा पटना बदनाम होगा। बहुत सारे लड़कों के गलती, देखिए इकोनॉमी एक आर्ट्स में सबसे टफ माना जाता है, क्योंकि आपकी मुलाकात पहली बार इकोनॉमी से तब होती है जब आप कंपटीशन की तैयारी में उतरते हैं, तब। उससे पहले गायब इकोनॉमी, मैट्रिक इंटर में गायब रहता है इकोनॉमी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक ये समस्या है, वो समस्या नहीं आएगा। सर पूरा बेहतरीन ढंग से पता नहीं क्या क्या देख रहे हो, बना बना के रखे। यही सब ना दिल्ली और बाहर मॉडर्न में ठीक लगता है, और पटना में या पूर्व में चल रहा है, नहीं समझ में आया। तो सब थोड़ा सा मॉडर्न होता है तो थोड़ा क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं आएगा। बाकी आप डिसिप्लिन मेंटेन करिएगा। आज सर आपको इंट्रो बता देंगे, इकोनॉमी किस हद तक क्वेश्चन आता है अभी, और अभी पिछले 2 साल से इकोनॉमी में कैसे चेंज कर दिया है। पहले आपका कंसेप्चुअल पूछता था, अभी आधा कंसेप्ट आधा डाटा पूछ देता है। सोचा कोयला खदान में उत्पादन कितना हुआ, नहीं समझा उसको। फिर मेंस में क्वेश्चन किस लेवल पे जाता है, तो शुरुआत में आपको 1 आध दिन पता रहना चाहिए। तो अभी आपका इंट्रो क्लास, फिर धीरे से मतलब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो 1 आध दिन आपको एडजस्ट करने में लगेगा। तो आप एडजस्ट करेंगे? मेरी भी इज्जत दांव पे लगी रहती है, ठीक है। इसलिए आप लोग का अनडिसिप्लिन है। लाइव वाले आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। सर हम इकोनॉमी से एमए कर रहे हैं, सर पीएचडी किए हैं, एमए कर रहे हैं, यहाँ पे केजीएस में पढ़ रहे हो, खान ग्लोबल स्टडीज। समझना? अजीब वाले टाटा का लोहा, खान सर के यहाँ का जीएस, कभी धोखा नहीं देता है। बहुत मजबूत होता है। यहाँ पे बात करते हैं। चलिए सर को हट जाओ, तो सर को आने दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बैठो, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। तो दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमी, और जैसे कि सर ने अभी आपको बताया कि आर्ट्स का सबसे टफ विषय है अर्थशास्त्र, लेकिन इसको सबसे इजी विषय बनाएंगे सर। हाँ हाँ, बस अंतर यह है कि आज मैं बोल रहा हूं, कुछ दिन बाद आप लोग बोलेंगे।
बाकी यहाँ के लड़के लोग को में भी थोड़ा सा ठीक ठाक है सब। अच्छा। लेकिन इन लोग को ऐसा बनाना है कि इसके आगे मतलब आप लोग का परफॉर्मेंस देख के ना टीचर हिल जाना चाहिए। दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? जैसे सबसे पहले थोड़ा सा ये बता देते हैं सर इनको कि क्या क्या बीपीएससी की डिमांड है और बीपीएससी में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और आपको इकोनॉमी में जब तैयारी करनी है तो आप क्या करें, राइट? लेट से आ रही है बीपीएससी निकालेगी। टाइम पता नहीं चल रहा है, सिलेबस पता चलेगा। चलिए तो सर करें जी। तो दोस्तों ये देखिए, जो हमारा बीपीएससी में इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, वो 2 सेगमेंट में बटा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। पीछे का माहौल कैसा है? महंगा टिकट होगा बालकनी का। तो दोस्तों 2 तरीके की चीजें हमें कवर करनी है, ये देखिए आप। नंबर 1 भारतीय अर्थव्यवस्था और दूसरा बिहार की अर्थव्यवस्था। क्योंकि अगर हम विगत वर्षों के क्वेश्चंस पेपर्स को एनालिसिस करें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सबसे ज्यादा पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ बिहार की अर्थव्यवस्था भी हमें कवर करनी है। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे सर। ये देखिए, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, इस फंडामेंटल को समझ लिया, तो इकोनॉमी यहीं से ही आपको आसान लगने लगेगी और थोड़ी देर बाद, आज के सेशन के बाद ही आपको पता चलेगा कि जो मैं कह रहा था वो कितने हद तक सही है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इकोनॉमी कवर कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इकोनॉमी में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, और अगर हम कॉन्सेप्ट में भी बात करें तो हमें पता होना चाहिए टर्मिनोलॉजी। इकोनॉमी इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी। अर्थशास्त्र में हम सिर्फ एक ही चीज पढ़ रहे हैं और वो है टर्म्स, अलग अलग टर्म्स। और जिस दिन आपको उस टर्मिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उस दिन आप ये समझना कि आपको इकोनॉमी से मोहब्बत होने लगेगी। वैसे आपको किसी और से मोहब्बत होगी है? तो दोस्तों टर्मिनोलॉजी, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों ने तमाम बार सुना मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, सबने सुना होगा, कम ऑन, यस। अब हम मौद्रिक नीति के जब अंदर चलते हैं तो 2 तरीके के यंत्र होते हैं, या हम उपकरण कह लें, इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मात्रात्मक उपकरण, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स गुणात्मक उपकरण। अब हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी होगी? जैसे सबने सुना है तमाम बार, बैंक रेट, रेपो रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा दर, विपरीत रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मुक्त बाजार प्रचलन। और 2022 में एक नया शब्द आया है, दैट इज कॉल्ड एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्थायी जमा सुविधा। ये क्या है? दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में हम बात करेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, साखों की राशनिंग, कंज्यूमर क्रेडिट, रेगुलेशन, उपभोक्ता साख संचालन, मोरल प्रेशर एसोसिएशन, नैतिक तनाव और डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष प्रहार। इन सब टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर रहे होंगे सर। तो हम जितनी भी इकोनॉमी पढ़ते हैं वो सिर्फ एक चीज पढ़ते हैं, टर्म्स, एंड दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स की वोकैब। देखो, जैसे अगर हम कोई भी विषय तैयार कर रहे हैं, सर अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे मेंस के बारे में, तो जो इकोनॉमी का जो मेंस है बीपीएससी में पिछले 2 साल से, वो बिल्कुल ही अलग तरीके से आ रहा है। अब वहां पे आपको एनालिसिस भी होगा, प्लस आपके कॉजेस और इफेक्ट भी होंगे, कारण और उनके तथ्य क्या क्या थे, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। कुछ समझ में आ रहा? इन लोग को इतने में फील हो गया कि इन लोग का क्यों नहीं हो रहा था बीपीएससी में। पहले में समझ में आ गया ना, कहां पता। तो आगे आगे जाएंगे तो पूरा धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। पहले चैप्टर में इन लोग को समझ में आने लगा कि कहां ये लोग भटक रहे थे। तो थैंक यू सर। दूसरा क्या है, जो फैक्ट्स और डेटाज, अगर हम बात करें, देखो 67th और 68th, सुन रहे ध्यान से?
कितनों? कहो पूरो है। तो दोस्तों अगर हम यहां बात कर रहे हैं कि जरा ध्यान से देखो, 67th और 68th दोनों में 15-15 क्वेश्चंस आए हैं फिक्स, ना 14 ना 16, दोनों में 15 ही 15 थे। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12 से 15 हमें आगे भी मिलेंगे, राइट। और उस 15 क्वेश्चंस में कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन सिर्फ डेटा से रिलेटेड थे। आप सबने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, कम ऑन, यस और नॉट? लाइक जो आंकड़े हैं, तो हम उन पर बहुत ही शानदार तरीके से काम करेंगे और आप लोगों को क्या कराएंगे? अबे भूल गए क्या? मोहब्बत ना। देन इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स। अब गवर्नमेंट स्कीम्स की जब हम बात करते हैं तो हम इसको दोनों तरीके से पढ़ रहे होंगे, एक भारत के स्तर पर और एक यस दोनों के स्तर पर, राइट। देन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डेटा होगा वो यहीं से आएगा, स्कीम होंगी वो भी। चलो जी, तो सर ये है पूरा फॉर्मेट जो हम बीपीएससी में कवर करेंगे इन लोगों के सिस्टमैटिकली ना। दोस्तों जैसे अब मैं दिल्ली से आया तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि रास्ता क्या है, कहां कहां जाना है। कम ऑन, यस और नॉट? तो शुरुआत करने से पहले ये वाला मोहल्ला सही है? तो नहीं, भूल गए थे, यहां भी बैठे हैं, छोटा मोहल्ला है। हाँ। तो शुरू करने से पहले दोस्तों जरा सिलेबस देख लेते हैं कि सर अपन यहां पर क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। बालकनी में तो आनंद आ ही रहा होगा ना। तो हमारे ये टॉपिक्स रहेंगे। हम स्टार्ट करेंगे कहां से? वो इसलिए क्योंकि हमें जैसे सर ने बताया कि आप लोग को बहुत इकोनॉमी पहले से ही आती है, गोल है सब इन। तो दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल इंट्रोडक्शन से, इकोनॉमिक्स के ई से। कम ऑन। और फिर हम चलेंगे, एक बहुत ही शानदार टॉपिक होगा, दैट इज कॉल्ड, अभी सर से बात हो रही थी, सर ने कहा कि ये शब्द सुन के डरो नहीं, इसे बोलते महंगाई। क्या? बहुत क्वेश्चन पूछा इन्फ्लेशन से, लड़कों सबको बहुत डिस्टर्ब करता है इन्फ्लेशन। यहाँ पे एक किसी देश की किसी प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ी समस्या अगर दिखेगा ना तो इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बोली सुनता है वो इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन होगा, सब चीज की महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई बढ़ गया। यहाँ पे कोई भी सरकार को वही बोली सुनवाता है। तो इन्फ्लेशन इतना शानदार तरीके से पढ़ेंगे और इसमें अगर मैं भी इलेबोरेट नहीं कर रहा क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। इन्फ्लेशन, ध्यान सुनना पीछे, सही है? क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्या? अबे इन्फ्लेशन यार। तो और अच्छा होता है या बुरा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आए। साथ में किसके लिए अच्छा होता है और किसके लिए बुरा होता है, और तो और अगर होता है तो मापा कैसे जाता, तो इस पे बात करेंगे। आपने कई बार सुना होगा रफली कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता कीमत सूचकांक, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक कीमत सूचकांक। लेकिन इसके साथ एक और शब्द सिखाऊंगा, आज घर पे जाके पढ़ना, लिख लो अपनी कॉपी में, जीडीपी डिफ्लेटर। यहीं पर हम पढ़ेंगे जीडीपी डिफ्लेटर। मुद्रास्फीति को मापने के 3 तरीके हैं, सबने जनरली सुना है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई सुना है। तो हर रोज ऐसे कम से कम 5-6 शब्द मैं आप लोगों को दूंगा जो आपको घर पे काम करना होगा और रैंडमली किसी से भी पूछेंगे यहां पर, सही है सर? तो यहां पर ये बात करेंगे, फिर इसी में बात करेंगे मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। फिर थोड़ा आगे चलेंगे सर, फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार, वहां हम पढ़ रहे होंगे मौद्रिक बाजार, लाइक पूंजी बाजार, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, आरबीआई, सेबी, और तो और जब मौद्रिक बाजार के अंदर चलेंगे तो उनके हम इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे। जैसे रफली अगर किसी ने सुना हो, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जमाओं का प्रमाण पत्र, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का बिल, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, जैसी तमाम सारी चीजें इसमें हम लोग कर रहे होंगे। शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स ना।
फिर हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, मनी एंड बैंकिंग, तो हम इसे करेंगे। देन फिर राष्ट्रीय आय, यहां पर हम लोग बात करेंगे जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनएनपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एफसी। दोस्तों ये आज मैंने जितने जल्दी बोला, अगर जिस दिन ये क्लास हो जाएगी उस दिन इससे भी ज्यादा जल्दी आप बोलोगे, क्योंकि यूथ आप हैं अभी, राइट। दोस्तों जब हम यहां पर मनी एंड बैंकिंग में बात कर रहे होंगे तो बात करेंगे सरकारी बैंकें कितनी हैं, निजी बैंकें कितनी हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे सरकारी बैंकों की, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, लाइक पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड विजया बैंक। दोस्तों बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे और बढ़िया से इकोनॉमी आपको सिखाएंगे। बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ यूनियन बजट, संघ मतलब केंद्र का बजट, बल्कि बिहार का भी बजट, और इसके साथ इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का भी और भारत का भी, राइट। नाउ देन हम लोग बात, गीता कुमारी ये कह रही है कि अब तो हम ऑप्शनल इकोनॉमिक्स ही लेंगे। इतना जल्दी डिसीजन लेते हैं सर, बढ़िया है, एकदम ऑप्शन ऐसा सब्जेक्ट लीजिए ना कि आपको अगर कंफ्यूज हो जाए खुद कि कौन सा हम ऑप्शनल रखें, सब तो बढ़िया ही है। ऐसा तैयारी हो जाए इनकी, बिल्कुल। तो फिर हम चलेंगे कराधान प्रणाली, नियोजन व्यवस्था, 5 ईयर प्लान्स, बहुत सारी बातें होंगी। ये सारे टॉपिक्स हमारे कृषि, उद्योग, मेंस में क्वेश्चन यहां से बहुत आते हैं, राइट। देन फॉरेन ट्रेड लास्ट चैप्टर होगा हमारा। इसके बाद आप लोगों को इकोनॉमी अच्छे से आने लग रही होगी। क्या बातें समझ में आ रही हैं? चलो अभी आएंगी, रास्ते में होगी ना। तो दोस्तों सर ये है 68th बीपीएससी में कहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सिर्फ आप लोगों के लिए एक रफ आइडिया मैंने दिया है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर आज ही अपने घर पे जाके उठाते हैं और देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहीं ये क्वेश्चंस इन सेक्शन से पूछे गए हैं। तो अपन को इसी तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि 69th में भी कुछ ऐसा ही पूछा जाना होगा। कम ऑन, यस और नॉट? दोस्तों यहाँ पे जैसे रोजगार बेरोजगारी से क्वेश्चन आया, कराधान प्रणाली, सर्वे और रिपोर्ट्स, इसमें आया था नेशनल विमेन हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन था। कमिटी समितियां जो हैं, नियोजन व्यवस्था हो गई, एफडीआई, राइट, सुना होगा आपने, लेकिन समझाएंगे बहुत बढ़िया से। एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई, ये सब चीजें अपन बात करेंगे, राइट। केंद्र का बजट और पॉवर्टी और स्कीम्स, ये क्वेश्चन थे 67th में। जल्दी से नजर डालने तो क्वेश्चन वैसे ही घुमा के पूछे गए। फिर से देखो, कमेटी, केंद्र सरकार की योजनाएं, केंद्र बजट, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजा आएगा आप लोगों को। विदेशी व्यापार, कृषि, देन आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार से एक्सक्लूसिव क्वेश्चन था, देख लीजिए आप 67, और स्कीम्स जो बिहार से रिलेटेड है, राइट। चलो सर ये थोड़ा सा मेंस का पर्सपेक्टिव है, तो बस मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है। फिर अपन लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ थोड़ा सा आगे इंट्रोडक्शन करेंगे आज इकोनॉमी का। हाँ सर, थैंक यू सर। आप लोग बढ़िया से करिए जी, ठीक है। बाकी हम आपकी निगरानी कैमरे पे रखते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों अगर हम 67th जो बीपीएससी हुआ इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा नजर डाल रहे हैं, अभी कुछ पढ़ नहीं रहे, पढ़ना 10 मिनट बाद शुरू करेंगे। कम ऑन, यस नाउ, पीछे सही है। चलो देखो दोस्तों, अब यहां से क्वेश्चन आया, जरा ध्यान से मेंस का क्वेश्चन पेपर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो असली रैंक तय होती है वो मेंस की वजह से होती है, राइट। तो देखो दोस्तों, क्या बढ़िया शानदार क्वेश्चन पूछा है कि जो औद्योगिक विकास है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, आपको बताना है भारत के औद्योगिक विकास से तुलना करनी है किसके औद्योगिक विकास की। इसका मतलब भाई साहब अभी यहां पे कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए और आपने बढ़िया से पढ़ा होना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे कि लाइक इंडिया का जो भी औद्योगिक विकास है उसकी हमें तुलना करनी है किसके साथ? बिहार के साथ। कुछ ऐसे ही आगे चलेंगे तो फिर आगे एक और क्वेश्चन जोड़ दिया कि हमें यह बताना है कि अगर बिहार में पिछड़ापन है उद्योग में तो उसके क्या क्या कारण है, क्या क्या कारण है। कम ऑन, यस
अगर आपको कारण समझ में आ रहे हैं तो एक और क्वेश्चन जोड़ दिया कि हाल ही में सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। देखो क्या शानदार क्वेश्चन है। कम ऑन, यस नाउ। इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा गया, गवर्नमेंट की स्कीम थी, तो सिंपली ये गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में एक सवाल है, सरकार की जो योजना है इसका ही एक सवाल पूछा गया। लाइक जीविका एक स्कीम आई है गवर्नमेंट की, राइट, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन स्कीम, राइट, या हम लाइक कह सकते हैं प्रमोशन स्कीम कह लो आप उसे, या सेक्टर भी बनाया गया एक अलग से महिला के सशक्तिकरण के लिए। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी आपका एनालिसिस पूछा है। एक क्वेश्चन आया, नीति आयोग जो स्वास्थ्य सूचकांक जारी करती है, ये सारे आपके बीपीएससी के कहां से उठाए मैंने ना। देन इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलें तो और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, जरा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ सुनना है, अभी कुछ पढ़ नहीं रहे। कम ऑन, यस और नॉट, पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो अभी सिर्फ देखो, आप लोग रोड मैप देखो, आपको ये पता होना चाहिए कहां चलना है, किस तरीके से चलना है, कैसे कैसे हम आगे चलेंगे। कम ऑन, यस। नहीं तो मेरे पास भी तरीका था कि मैं आऊं सीधा शुरू करूं, लेकिन पहले समझ लो जरा, रास्ता देखो। किसी भी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सीधे तौर पर कौन तय करता है? भोजन और आहार सुरक्षा से जुड़ा है। अब आपको अगर ये सेंटेंस सही लग रहा है तो आपसे एग्जामिनर कह रहा है आगे बताओ कि भारत ने उत्पादन, उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता, बागवानी उत्पाद आदि के मामले में सराहनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। अगर आपको लग रहा है सही है तो आप बताइए कि बिहार के कृषि विकास में प्रौद्योगिकी, मतलब देखो जो आपका जीएस पेपर 2 है, जरा ध्यान से सुनना। जीएस पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट्स हैं। नंबर 1 पॉलिटी, नंबर 2 इकोनॉमी, नंबर 3 ज्योग्राफी और नंबर 4 साइंस एंड टेक, राइट। जो सेक्शन 1 है उसमें पूरा का पूरा पॉलिटी है, सेक्शन 2 पूरा का पूरा इकोनॉमी है, राइट। लेकिन इकोनॉमी समझने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमी को थोड़ा सा ज्योग्राफी और थोड़ा सा साइंस एंड टेक के साथ जोड़ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे? नाउ तो अपन को उसी तरीके से अपना मोटिव बना के रखना है और अपनी स्ट्रेटजी ऐसी ही होनी चाहिए। ये क्वेश्चन सिंपल पूछा गया कि लाइक 66 में थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछा गया 2019-20 में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था बिहार गवर्नमेंट का, उसमें ये देखा गया कि जो बिहार में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है देन द ग्रोथ रेट इन इंडिया, मतलब जो भारत की जो ग्रोथ रेट है, अब ग्रोथ रेट क्या होती, समृद्धि दर किसे कहते, वो अपन जीडीपी के जरिए समझेंगे, कि जो भारत की ग्रोथ रेट से भी ज्यादा बिहार की ग्रोथ रेट आई 2019-20 में, राइट। आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है बिहार का। अगर ऐसा है तो कह रहे हैं कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बिहार की प्रोग्रेस पर। कम ऑन, यस। तो इस लेवल तक अपन पढ़ेंगे। क्या बात समझ में आई? इसके बाद थोड़े से कुछ लाइक सिंपल क्वेश्चन थे। देखो मैंने कहा टर्मिनोलॉजी जरा समझना। क्वेश्चन पूछा गया कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास में क्या अंतर है। अब यहीं पर आधे से ज्यादा बच्चे घूम जाएंगे कि आर्थिक विकास क्या है और सामाजिक विकास क्या है। कम ऑन, यस। तो हम इसे बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे अपनी क्लास में कि जब आर्थिक विकास की बात करते हैं, ध्यान से अब सुनना, एक छोटा सा टर्म, जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि देश में जो जीडीपी है, रफली तो सबने सुना है, अच्छी तरह अपन क्लास में देखेंगे, जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। साथ में अपन इसमें यह देखेंगे कि जो प्रति व्यक्ति आय है देश की वो कितनी बड़ी है। तो इन सबको हम कहेंगे कौन सा विकास? आर्थिक। जब हम कहते हैं सामाजिक विकास, ये क्या है? सामाजिक विकास का मतलब है कि देश में जो स्वास्थ्य है, जो शिक्षा है, जो कौशल है, इनमें क्या वृद्धि हुई है, इनमें क्या विकास देखने को मिला है। कम ऑन, यस और नॉट। तो ऐसे धीरे धीरे से अपन कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाएंगे। ये तो सिर्फ एक है। अब देखो यहां पर सिंपल, अब अगर आप लोग थोड़ा सा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीपीएससी का जो मेंस है वो बहुत हद तक यूपीएससी के मेंस से इन्फ्लुएंस हो चुका है। पहले इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते थे। देखो सवाल पूछा गया कि जनसांख्यिकीय लाभांश से आप क्या समझते हैं, और अगर अब तो पहले बात तो आपको ये टर्म समझ में आना चाहिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकीय लाभांश होता क्या है। फिर पूछा गया
कि यूएनएफपीए, दिस इज यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, सिंपल हम इसको ऐसे बोलते हैं लेकिन लिखा यूएनएफपीए है, की रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार को इसका लाभ उठाने का अवसर कितने समय तक मिलेगा, बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए। तो सबसे बढ़िया हमें क्या पढ़ना है, अगर आपने एक काम अच्छे से कर लिया, आज से ही टारगेट बनाओ, यही तो आपके यहां आने का उद्देश्य है कि आप जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं वो अच्छे से पढ़ें। जैसे अब एक करंट प्रोड्यूस करते हैं आपके सामने कि अभी 29 मार्च 2023 में, अभी कुछ दिन पहले जापान ने बिहार को 5,509 करोड़ रुपए की मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करी है। अब ध्यान से समझना, तो अब ये प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बन सकता है इस बार कि बिहार, सिंपल अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन ये बनेगा कि बिहार मेट्रो में किस देश ने अपनी राशि दी है, तो किसने दी है, राइट। अब अगर और अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो पूछ लेगा कितनी दी है, और अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो पूछ लेगा कि बिहार में पटना में जो मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है इसमें कब तक का लक्ष्य है खत्म करना, कोई बताएगा। 2028, ये अभी का आर्टिकल है, परसों का 29 का, याद रखिएगा। और अगर और अच्छा क्वेश्चन बना, देखो क्वेश्चन बनने के नजरिए समझो आप लोग, तो और अच्छा क्वेश्चन बना तो ये बनेगा कि जो बिहार पटना में जो मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें कुल लागत कितनी आएगी, कोई बताएगा। 14,000 समथिंग करोड़ रुपए, राइट। थोड़ा सा लास्ट का डेटा मुझे भी याद नहीं, लेकिन 14,000 समथिंग करोड़ था। तो देखिएगा, तो हाँ एक क्वेश्चन और देखिए, अब फिर सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि मानव विकास का मापन कैसे होता है। भाई इकोनॉमी ना दिल दहला देने वाला विषय है। अरे बोलो दहल रहा है कि नहीं, लग रहा है ये क्या चल रहा भाई क्लास में है? तो देखो अब मानव विकास, अब भैया क्या पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं क्या, मानव विकास। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को पता होगा एक इंडेक्स आता है जिसको बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। कौन जारी करता है, बवाले मोहल्लों के बता दे वे, UNDP, राइट। कितने कितने फैक्टर्स होते हैं माप के, 3। कौन कौन से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, राइट। दूसरा शिक्षा का सूचकांक, लेकिन शिक्षा के 2 सूचकांक हैं, 2 शिक्षा के अंदर, 2 वैसे 3 लेकिन 4 शिक्षा के अंदर है। एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग की औसत आयु, और है कि लाइक मीन ईयर क्या है उसका, राइट। तो आपने लाइक अटेंडेंस कितनी है, 2 तरीके हैं। और तीसरा है हेल्थ, लाइक सॉरी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। किसने बनाया ये, नहीं UNDP तो अब बना रहा है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को किसने जन्म दिया, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री दोस्तों जिनका नाम है महबूब उल हक, और भारतीय अर्थशास्त्री जिनका नाम है अमर्त्य सेन, राइट। ऐसा पूरा रटाएंगे आप लोगों को। आनंद आना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, 10 मिनट और दो, मौज आ जाएगा भाई साहब। नाउ दोस्तों अब शुरू करते हैं अपनी क्लास के इकोनॉमिक्स होता क्या है। कम ऑन, ध्यान से सुनना बढ़िया तरीके से। रेडी हो आप लोग, कह दो तभी तो आए थे। तो दोस्तों जरा बात करते हैं यहां से। सर क्वेश्चन से डर लगने लगा, इतने लाइक इकोनॉमिक्स, ठीक है महबूब उलक, बहुत ही बढ़िया। चलो तो दोस्तों स्टार्ट यहां से करते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स विषय क्या है। आज बिल्कुल लाइट तरीके से इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे आप लोगों को इकोनॉमी का लेवल अप करेंगे। बोलो चलेगा क्या? चलो तो दोस्तों यहां से शुरू करेंगे कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना और बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं कि जो भी हमारे पास संसाधन हैं, रिसोर्सेस, उन संसाधनों का हम प्रयोग मतलब एलोकेशन कैसे करें,
इकोनॉमिक्स यहां से स्टार्ट होती है। जरा ध्यान से सुनिए कि जो भी हमारे पास संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस का, उन संसाधनों का हम प्रयोग कैसे करें। अब रिसोर्सेस, संसाधन का मतलब क्या होता है? तो संसाधन का मतलब होता है, और इकोनॉमी में हम दो चीजें पढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। एक पढ़ते हैं हम कंज्यूमर के बारे में, उपभोक्ता। दोस्तों, आप गए बाजार और आपने कहा भाई साहब एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल दो, तो आप उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल का क्या करेंगे? कुछ मिला के पिएंगे क्या? है? क्या करेंगे? हैं? बहुत बढ़िया बात है, कई मौका मिले तो मिला भी लेना। तो दोस्तों, तो आपने जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी तो आप क्या हुए? उपभोक्ता। कम ऑन, यस। मैं गया बाजार, मैंने ये खरीदा कि चलो क्लास से थोड़ा नया कपड़ा पहन के जाते हैं तो टशन थोड़ा अच्छा रहेगा। तो जब मैंने ये खरीदा तो मैं कौन हूं? कंज्यूमर। कम ऑन, यस। और यहां पर हम और अध्ययन करते हैं किसके बारे में? प्रोड्यूसर, उत्पादक। वो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, वो जिसने बनाई थी, वो कौन है? ये बनाने वाला कौन है? ये जो सामने टीवी लग रही है, कैमरा लग रहा है, ये बनाने वाला कौन है? सही है? बालकनी एंजॉय, बिल्कुल माहौल सही है। चलो तो दोस्तों देखिए, अब समझने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में, सॉरी इकोनॉमी नहीं, ये बताएंगे आगे, कि एक उपभोक्ता और एक उत्पादक, बस इन्हीं के बारे में पढ़ा जाता। और आपको अर्थशास्त्र विषय टफ लग रहा, समझ में नहीं आता। जरा ध्यान से देखो कि आप रोज शाम को या कई बार सब्जी खरीदने जाते होंगे, बोलो जाते हैं, तो आप क्या हैं? और दोस्तों, जो सब्जी बेच रहा वो क्या है? तो इसका मतलब आप तो इकोनॉमिक्स को जी रहे ना, फिर डरना क्यों है? अब आगे चलो, देखो दोस्तों, जब हम कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं तो जरा ध्यान से समझना। मैंने कहा अर्थशास्त्र में हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे पास संसाधन है उसका हमें प्रयोग कैसे करना है, राइट। दोस्तों, अब उपभोक्ता के नजर से देखेंगे कि एक उपभोक्ता के लिए संसाधन क्या होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है भाई। आपको जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदनी थी या सब्जी खरीदनी थी तो आपके पास सबसे पहली बार जेब में क्या होना चाहिए? इसका मतलब है मुद्रा। दोस्तों, तो एक उपभोक्ता के लिए जो संसाधन है वो क्या है? समझ में आ रहा हो? कितनों? इसके अलावा अब आपको, अरे पीछे से आवाज नहीं आ रही यार, कितनों? जब बात है तो देखो दोस्तों, अब ऐसा मनी के साथ साथ और आपके पास ऐसा, सही है ना मोहल्ला, मनी के साथ साथ और ऐसा आपके पास क्या होना चाहिए जिससे आप वो कोल्ड ड्रिंक खरीद लें? तो उसे हम कहते हैं क्या? टाइम। तो अगर हम बहुत ही सरल भाषा में बात करें तो एक उपभोक्ता के लिए जो संसाधन है वो है मुद्रा और समय। एवरीवन, क्या? मुद्रा और समय, सही है। अब आते हैं, जरा प्रोड्यूसर का ऑपरेशन कर लेते हैं। अब मान लो वो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनाने वाला बंदा था, बिल्कुल अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं आती और जैसे बहुत कुछ आता। तो ओपन चैलेंज है दोस्तों आप लोगों को कि आप ना कि आज, आप कल से लेकर मेरी आखिरी क्लास तक किसी भी दिन किसी भी क्लास में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। कम ऑन, दिस इज ओपन चैलेंज टू एवरीवन, यू कैन आस्क एनीथिंग। क्योंकि इस खोपड़े में विद्या माता कसम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है, वो है, इसके अलावा मुझे दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं आता, राइट। तो मैंने 11वीं कक्षा से शुरू किया था, उस समय 9वीं 10वीं में इकोनॉमिक्स थी नहीं, अभी स्टार्ट हुई है सीबीएसई में। तो 11वीं से शुरू किया और पीएचडी तक इसको आगे खत्म किया।
राइट, और अभी भी चल रहा है आप लोगों के साथ साथ। कम ऑन, यस और नॉट? तो दोस्तों ऐसा इकोनॉमी आप लोगों को पढ़ाएंगे कि आपको सपने भी आने लगे इकोनॉमी के, तब मैं समझूंगा कि मेरा काम राइट ना। तो जरा देखो, अब थोड़ा आगे चलते हैं। भैया ऑनलाइन वाले भी आनंद ले रहे कि नहीं ले रहे, ये बता दो ना। तो दोस्तों जरा ध्यान से देख सुनना। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर, अब देखो, मान लो मैं एक उत्पादक हूं और मुझे ये बनानी है, राइट, या मान लो मुझे ये टेलीविजन बनानी है। ओके 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 ओके, बस 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 भाई। तो देखो, अब एक उत्पादक को जब सबसे पहले सपोज करो कि चलो ये मान लेते हैं ये डिजिटल बोर्ड बनाना है मुझे, कम ऑन यस, तो सबसे पहले मेरे पास संसाधन के तौर पर होना चाहिए क्या? लैंड। बोले तो क्या? जहां पर मैं अपनी फैक्ट्री बनाऊंगा, जहां पर मैं अपनी मशीनें इंस्टॉल करूंगा। बोलो जी यस। और दोस्तों मेरे पास होना चाहिए लेबर, दैट इज व्हाट? श्रम। और दोस्तों मेरे पास होना चाहिए लेबर, दैट इज श्रम, जो वहां काम करेंगे। बोलो जी यस। और तो और मेरे पास होना चाहिए कैपिटल, पूंजी। जैसे खान सर को ये कोचिंग चलानी है तो उन्होंने पूंजी चाहिए, जिससे इतना सारा तामझाम आ रखा है। कम ऑन यस और नॉट? इतना सारा देखिए आप, कितना करोड़ों रुपए लगा रखा है, तो ये किससे लगा? और दोस्तों चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम बोलेंगे संगठन। संगठन पीछे सही है? चलो दोस्तों जरा ध्यान से सुनेंगे। एक उत्पादक के लिए जो संसाधन है वो है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। कम ऑन यस। अब हमने कहा इकोनॉमिक्स में हमें यह पढ़ना होता है कि जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं हम उनका कितने बेहतरीन तरीके से प्रयोग करें। क्यों? अब मुद्दा आता है क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक उपभोक्ता हमेशा चाहता है क्या? टू मैक्सिमाइज व्हाट? प्रॉफिट। ओह क्या बोल रहा हूं मैं? टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। हमेशा जो एक उपभोक्ता है वो क्या चाहता है? जैसे आप लोग यहां पर आए, ध्यान सुनना। आप देखो पूरा कोरिलेट करते हैं आप लोगों के साथ। आप लोग यहां पर आए पढ़ने, नंबर 1 आपके पिताजी ने पैसा दिया। बोलो जी यस। ये है आपका संसाधन मुद्रा। नंबर 2 आप यहां पर समय दे रहे हो, ये है आपका संसाधन। अब आपका एकमात्र उद्देश्य है कि आपको क्या मिलना चाहिए, और वो कैसे मिलेगी? जब आपको यहां पे जो पढ़ाया जा रहा है उससे बहुत शानदार लेवल से आपको तैयारी करा दी जाए। तो हमेशा एक उपभोक्ता से आप गए बाजार, कोल्ड ड्रिंक पी, राइट, तो जब आपने कोल्ड ड्रिंक पी या कोल्ड ड्रिंक खरीदी तो उसका उद्देश्य क्या था? आनंद आ जाए, ऐसा ही था। तो हमेशा एक उपभोक्ता को संतुष्टि कब मिलेगी है वो समझो, जब वो अपने संसाधनों को बहुत ठीक ढंग से प्रयोग करेगा। कम ऑन एवरीवन। नाउ अब एक प्रोड्यूसर जो उत्पादक है वो अपने संसाधनों को बहुत अच्छी तरह क्यों प्रयोग करे? क्योंकि हमेशा एक उत्पादक चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा क्या प्राप्त हो सके? लाभ, प्रॉफिट। कम ऑन एवरीवन। जिसने कोल्ड ड्रिंक बनाई, जिसने ये बनाया, जिसने ये कैमरा बनाया, टीवी बनाई, किस लिए बनाई? कि उसे प्रॉफिट करना था, लाभ कमाना था। तो दोस्तों हम अर्थशास्त्र बस इतना सा ही विषय है। अगर कोई मुझसे ये पूछे इतना बड़ा विषय है अर्थशास्त्र, उसे एक लाइन में बता दो, तो मैं कहूंगा अर्थशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं कि संसाधनों का प्रयोग कितने बेहतर तरीके से हो सके। जैसे दोस्तों आप लोग इस समय प्रतियोगी परीक्षार्थी हो, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के लिए संसाधन क्या है जरा ध्यान से सुनना। नंबर 1 योर प्रीसियस, बहुमूल्य समय। बोलो जी यस। नंबर 2 योर स्मार्ट टीचर। अरे बोलो यार दोस्तों। तो अगर आप लोग अगर एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए संसाधन क्या है? आपका समय, आपके शिक्षक
और आपकी किताबें। बोलो क्लियर है? अगर आपने अपने संसाधनों का बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग कर लिया तो फिर जो आपका उद्देश्य है और के लिए आपके पिताजी घर पे इंतजार कर रहे हैं, और किस चीज का, कि पापा हो गया। अरे बोलो यस और नॉट? हाँ, क्या कुछ और मत समझ लेना। तो दोस्तों, तो दिस इज इकोनॉमिक्स। मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए। अब थोड़ा मैं एक कदम और आगे चलूंगा, जरा ध्यान सुनना। आप लोग साथ में लिख ले रहे हैं ना? लिख लेना। आई गिव यू द टाइम। पहले कॉन्सेप्ट समझो, थोड़ा आनंद लो, थोड़ा सब्जेक्ट को सरल बना रहा हूं मैं। कम ऑन, यस और नॉट? बहुत भारी विषय है तो इसको थोड़ा हल्का कर दूं, जिससे आपको थोड़ा सा स्वाद मिलने लगे। और स्वाद मिलेगा तो फिर देखो, मेरे पढ़ाने से या किसी कोचिंग के पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप खुद घर पे जाके तैयारी ना करें। कम ऑन, यस? तो दोस्तों, इसलिए और तैयारी, और ध्यान सुनना, घर पे जाकर आप विषय कब पढ़ेंगे? जब आपको उस विषय में स्वाद आएगा। जब आपको स्वाद मतलब इंटरेस्ट। कम ऑन, यस? जब आपको विषय अच्छा लगने लगेगा। कम ऑन, यस? चलो, वो कॉर्नर सही है? कुछ और तो नहीं कर रहे तुम लोग? दोस्तों चलिए, अब आखिर जरा ध्यान सुनना। आप नेक्स्ट थोड़ा आगे चलते हैं। अब आखिर संसाधनों का बहुत अच्छी तरीके से, चाहे वो उपभोक्ता हो या वो एक उत्पादक हो, इसे क्यों अच्छी तरह से प्रयोग करना आना चाहिए? द रीजन इज वेरी सिंपल। बस ध्यान से सुनने की कोशिश करना। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मैं ये बताने जा रहा हूं कि क्यों ये जरूरत पड़ी कि हम संसाधनों को बहुत अच्छे से प्रयोग करें। वो इसलिए क्योंकि नंबर 1, जो संसाधन होते हैं वो कैसे हैं? बोलो हाँ या ना। जैसे आपके पिताजी ने आपको जो समय दिया, क्या ये कहा बेटा जाओ पंचवर्षीय योजना एंजॉय करो? क्या ऐसा कहा? दोस्तों, आपके पास जो समय है या जो उपभोक्ता है, मुद्रा या समय, उत्पादक के पास भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन कैसी हैं? लिमिटेड हैं, सीमित हैं। कम ऑन, यस और नॉट? अरे बोलो यार। इसके अलावा नंबर 2, बहुत ही बढ़िया बात यह है कि संसाधन होते तो सीमित हैं, लेकिन हमारी जो चाहत है, जो हमारी इच्छा है, वो कैसी है? असीमित है। बोलो जी यस और नॉट? असीमित इच्छा है हमारी या असीमित चाहत है। तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए कि अगर आपके पास आज एक घर है तो आप जरूर चाहते होगे कल 2 घर हो जाएं, परसों। बोलो जी सही बात है? अगर किसी के पास एक है, क्या समझ जाओ, तो वो चाहता होगा दूसरा। इस चक्कर में नहीं पड़ने का ना। पहली बात तो आपके पास जो संसाधन एवरीवन, वो कैसे हैं? दूसरी, और दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। एक संसाधन को हम अनेक प्रयोग में भी लाते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे भूमि, एवरीवन ध्यान सुनना। भूमि, इसमें हम फैक्ट्री भी बनाते, घर भी बनाते और खेती भी करते हैं। बोलो जी यस और नॉट? इसका मतलब यार कितनी जान लोगे इस संसाधन की? पहले से ही सीमित है, समझना। हमारी इच्छा चाहत क्या है और हम इसके प्रयोग कैसे हैं। अब मुझे सारे लोग ईमानदारी से बताओ, क्या संसाधनों का बहुत अच्छे से प्रयोग करना आना चाहिए या नहीं? और ये हमें कौन सिखाता है? बताओ, विषय सरल है या कठिन? एवरीवन, लग रहा? अभी नहीं, अभी तुम लोग झूठ बोल रहे। 2-3 दिन बाद भाई, पहली मुलाकात में इतना ही होता है। स्वाद कुछ दिनों बाद ही आता ना, कि पहली मुलाकात में ही है। नाउ ध्यान सुनना एवरीवन, बस बस बस। देखो, तो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, एक तो उपभोक्ता का व्यवहार, आप लोग खुद उपभोक्ता हैं, उत्पादक का व्यवहार, और साथ में हम एक चीज और पढ़ रहे होते हैं मेरे दोस्तों, जिसे हम कहते हैं क्या? सरकार, जो इन दोनों को करती है क्या? नियंत्रित। कि ज्यादा हवा में उड़ रहा है, आजा नीचे। बोलो जी यस। दोस्तों जिस तरीके से,
समझ में आ रहा भाई साहब? सही। जिस तरीके से उपभोक्ता का उद्देश्य, जल्दी बताओ क्या है, उत्पादक का उद्देश्य क्या है, इसी तरीके से जो सरकार का उद्देश्य है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है समाज कल्याण। सरकार किस लिए काम कर रही है, मतलब कर रही या नहीं वो अलग है, होती किस लिए है दोस्तों, समाज कल्याण। कम ऑन यस। बस ये है इकोनॉमिक्स होता क्या है, इतना सरल विषय है, मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए। सही है। अब जितने ही मैंने चीजें बताई थी शुरुआत में, ये टॉपिक वो टॉपिक फलाना ढमाका, वो सारे के सारे टॉपिक्स इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। कम ऑन यस। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को थोड़ी सी बातें मैं और बता दूं। दैट इज व्हाट, कि जब हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं तो इकोनॉमिक्स की दो शाखाएं हैं, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है समष्टि अर्थशास्त्र। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या है, राइट, एक व्यष्टि और दूसरा समष्टि। तो दोस्तों जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, माइक्रो मतलब बहुत बड़ा है? दोस्तों माइक्रो का मतलब क्या, छोटा सा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना। जहां पर जो हमने पीछे भी बात की थी, इतनी सारी चीजों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं एक छोटे स्तर पर, एक छोटे स्तर पर, जहां पर हम एक स्मॉल लेवल पर अध्ययन करते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं कौन सी इकोनॉमिक्स, माइक्रो। और जहां पर हम इसी चीज का अध्ययन करते हैं कहां, एक बड़े स्तर पर, तो इसे हम कहते हैं क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए। बोलो जी सही है। जैसे अब जरा ध्यान से समझना, अगर मुझे सिर्फ एक कंज्यूमर की मांग का अध्ययन करना है, एवरीवन, किसका, सिर्फ एक कंज्यूमर के मांग का, तो उसे मैं क्या कहूंगा, समझ गए आप लोग। अगर मुझे पूरे देश की राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना है कि पूरे देश में राष्ट्रीय आय क्या है, तो वो क्या है, समझ में आ गया। अगर मुझे स्टडी करनी है, सपोज करो ये जो मेरे सामने कैमरा लगा है सोनी कंपनी का, तो अगर मुझे सिर्फ इस कंपनी के इस कैमरे के लागत का अध्ययन करना है, सिर्फ इस कंपनी की लागत क्या है, तो क्या कहेंगे, बोलो सही है। अगर मुझे अध्ययन करना है कि पूरे देश में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी कंपनीज कैमरा बना रही हैं उनकी लागत क्या आ रही है, तो इसे क्या कहेंगे, मैक्रो। तो एक हो गया माइक्रो और एक हो गया मैक्रो। सही है। थोड़ा सा अंदर चलते हैं, थोड़ा सा फैक्ट आप लोगों को बताते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा कि जब हम इकोनॉमिक्स के पापा की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के पापा हम किसको कहते हैं, एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ साहब ने, अब ये मैं पूछना सर मम्मी भी हैं क्या कोई, राइट दोस्तों, जो एडम स्मिथ साहब हैं इन्होंने 1776 में एक किताब लिखी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्र की परिसंपत्ति ऐसे कह लो, लेकिन किताब का नाम वेल्थ ऑफ नेशन था। और हमें हिंदी में भी देवनागरी में वेल्थ ऑफ नेशन लिखना है, इसकी हिंदी नहीं होती, हमें लग रहा है आप लोग समझ गए। कम ऑन यस। जब हम मेंस में भी जाएंगे तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से वहां करना है। तो एडम स्मिथ साहब किसके पापा हैं, इसी तरीके से जब हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो जरा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहां माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे अर्थशास्त्री जो हैं ग्लोबली, वो एडम स्मिथ साहब को व्यष्टि अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। तो कुछ ग्लोबली ऐसे भी अर्थशास्त्री हैं जो एल्फ्रेड मार्शल को भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पापा कहते हैं। तो इसका द्वंद्व है, इसके बारे में कोई एग्जैक्ट कहीं लिखा भी नहीं है, तो ऐसे मैं कभी बोल भी नहीं सकता हूं। क्योंकि एल्फ्रेड मार्शल साहब एक महान अर्थशास्त्री थे और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और वहां से माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुए। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा, बहुत सारे भाइयों बहनों में से किसी ने, कि आपने सुना होगा कि गिफ्ट इन गुड्स,
इंफीरियर गुड्स, है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट की देन यही थे। तो इस अपनी किताब में इन्होंने बात करी थी। जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इसके पापा हम कहते हैं जे.एम. कीन्स को। एवरीवन, किसको कहते हैं? जे.एम. कीन्स। तो जॉन मेनाल्ड कीन्स एक अर्थशास्त्री रहे हैं। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो आपको विषय के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि आपको आनंद आ रहा। कम ऑन, यस नाउ। तो हमने ये सब थोड़ी थोड़ी सी बातें कर ली कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो क्या होता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा नोट भी करते जा रहे, नहीं तो ये सब आपको नोट्स के रूप में भी मिलेगा, चिंता नहीं करने का। कम ऑन, यस। बस समझने का, सीखने का और बढ़िया तैयारी करने का। कम ऑन, यस। चलो देखो दोस्तों, कितने लोग इसको पहली बार सुन रहे हैं? हाथ ऊपर करें। विद्या माता कसम है ये। ओ माय गॉड। बस चलो आ जाओ। तो देखो दोस्तों, अब माइक्रो मैक्रो तो सबने सुना होगा, बोलो जी यस। लेकिन अब आप खान ग्लोबल स्टडीज में पढ़ रहे हैं, स्मार्ट टीचर भी है? सर तो हमारे महा स्मार्ट हैं, मतलब स्मार्ट, महा स्मार्ट वर्ड भी छोटा है। तो फिर आप लोगों को कुछ अच्छा वो मिलना चाहिए जो बाजार में किसी की हिम्मत भी ना हो देने की। तब तो यहां पापा का पैसा यूज होगा। कम ऑन, क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों अब जरा ध्यान से समझना, इकोनॉमिक्स को थोड़ा और अंदर चलते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं सकारात्मक अर्थशास्त्र, और एक होता है ना, नकारात्मक नहीं, मतलब अपने मन से ही है, सुना भी नहीं तब भी बता रहे। तो दोस्तों एक होता है नियामक अर्थशास्त्र। थोड़ा सा ध्यान देंगे और बढ़िया से सुनेंगे। जब हम बात कर रहे होते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, सकारात्मक अर्थशास्त्र की, तो इसका मतलब होता है इसमें हम अध्ययन क्या करते हैं, किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो इसमें हम अध्ययन करते हैं क्या था, क्या है, क्या होगा। वो भी हम बताएं? कह रहा कैसे होगा? ये तो तुम जान ही जाओगे। तो दोस्तों देखो, तो जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम पढ़ रहे होते हैं व्हाट वॉज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। क्या होगा, बस सिर्फ सुनना है। अभी अपने आप तुम्हारे दिमाग में इंस्टॉल हो जाएगा, और इस तरीके से इंस्टॉल होगा, खरोंच खरोंच के भी हटाओगे तब भी नहीं हटेगा। राइट, सिर्फ सुनो बस। कि जब हम सकारात्मक अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं क्या, राइट। अब यार दो हो गए यार यहां। तो दोस्तों अब आते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये क्या होता है? और ग्रीन स्क्रीन पे लगता है, ओके ठीक है। अच्छा, तो बाकी सब सही चल रहा है ना? ऑनलाइन बताते जाओ आप लोग भी। यहां पर हम पढ़ते हैं क्या होना चाहिए। इसे कहते हैं व्हाट ऑट टू बी। अब सिर्फ सुनेंगे। जब हम सकारात्मक अर्थशास्त्र पढ़ रहे होते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि क्या था, क्या है, और ऑनलाइन वालों को भी लाइक पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल सब कुछ ये मिल जाएगा। कम ऑन, यस और नॉट। बस आप लोग अच्छी तरह सुने, सीखें, समझें, बस ये उद्देश्य है हमारा। तो यहां पे हम देखते हैं क्या था, क्या है, क्या होगा। यहां पर देखते हैं क्या होना चाहिए। क्या मतलब? सुनो। जैसे अगर हम लोग बजट को उठाते हैं, बजट, तो हम आसानी से देख सकते हैं कि भाई पिछले साल का बजट क्या था, इस साल का बजट क्या है, और उसी के आधार पर अगले साल का बजट क्या। कम ऑन, यस। तो उसे हम लोग कहेंगे कौन सी अर्थशास्त्र है ना। और दोस्तों जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ये क्या होता है जरा ध्यान सुनना। ये कह रहा है क्या होना चाहिए।
इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि जब हम अर्थशास्त्र में फैक्ट्स की स्टडी करते हैं, डेटा की स्टडी करते हैं, मतलब आंकड़ों की स्टडी करते हैं, तो इसे हम कौन सा अर्थशास्त्र कहते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बोलो जी, क्लियर है? जैसे 2011 में जनसंख्या क्या थी, 2021 का जब फाइनल डेटा आएगा तो क्या है और आगे क्या होगा, तो अपन डेटा पढ़ रहे हैं। जैसे अपन लोग जब बजट पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ रहे होंगे, सबको समझ में तो आ रहा ना? मन लग रहा कि ठुमका मार के दिखाएं तो ज्यादा लगेगा, है? लग रहा ना एवरीवन? श्योर? ये पिलर के पास एक मोड़ा बैठो जाए, समझ में आ रही? हाउ देखो, आ रही भैया? आपके पीछे सर, समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा है? कहूं और ध्यान है का? तो दोस्तों यहां देखो, अरे बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहे यार कि एक अनपढ़ आदमी को लेकर आओ और क्लास में बैठा दो, बाहर जाएगा इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स बोलेगा वो, है? क्या चाहिए तुम्हें? खंजर भोग दो, जान ले लो अब, है? बिल्कुल इतना आसान पढ़ रहे हैं। जब हम लोग फैक्ट्स, डेटा, बिल्कुल सुनने का काम आपका है, समझाने का काम मेरा है। जब अपन डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, तथ्य के बारे में पढ़ते हैं तो उसे कौन सा अर्थशास्त्र कहते हैं? सही है दोस्तों। जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ध्यान सुनना, यहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? यहां पर हम लोग पढ़ते हैं सजेशंस। सजेशंस बोले तो क्या? सुझाव। सुझाव का अध्ययन करते हैं। क्या मतलब हुआ? देखो, जिस दिन बजट पेश हुआ एवरीवन, तो जो पार्टी बजट पेश कर रही थी वो बीच बीच में, अरे बोलो यस, और अपोजिशन मुंह फुलाए बैठी, बोलो जी यस। बजट जो था वो क्या था? अब जैसे बजट पेश हो गया, जस्ट 1 घंटे बाद न्यूज चैनल में अपन लोग सुनते हैं क्या? कि भाई साहब सरकार को ये करना चाहिए था, बजट ऐसा लाना चाहिए था, ये लाती तो ये होता, ये करती तो ऐसा होता। दिस इज व्हाट, मुझे लग रहा आप लोग समझ गए दोस्तों। इतना ही नहीं, अभी आगे सुनो। जो आपके बीपीएससी का प्रीलिम्स है वो है दोस्तों कौन सा? इकोनॉमिक्स। बोलो जी, सही है? ऐसे ही कुछ मैंने बताया था। और जो आपका मेंस है वो कौन सा इकोनॉमिक्स है? नॉर्मेटिव, नियामक। पूरे पटना के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स में अगर ये कॉन्सेप्ट मिल जाए, पढ़ाना छोड़ दूंगा दोस्तों, राइट? गारंटी है। अभी आप लोग बस दिल लगाइए और मोहब्बत करिए हमारे विषय से। कम ऑन, यस और नॉट? तो मुझे लग रहा आप लोग समझ गए पूरी बातें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, समझ में आ गया। कम ऑन, यस? आज से ही लगने लगा यार इकोनॉमिक्स तो बड़ा इजी सा है, लग रहा कि नहीं? मुझे लगा आगे वालियों को ज्यादा लग रहा है यार। दोस्तों देखो, ऐसा नहीं, तो देखो वो वालों मोहल्ला बालकनी वालों, सही है ये, और ये चलो दोस्तों, दिस इज लाइक, हम कहते हैं सकारात्मक, नियामक। बोलो सही है ना? थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। ये देखो दोस्तों, तहलका मचाते हैं थोड़ा। आधे ज्यादा सोच रहे होंगे जो का लिखो, हैं? जरा ध्यान से सुनियो, सब समझ में आ जाए थोड़ी देर बाद, है? देखो दोस्तों, एक होता है इकोनॉमिक्स और एक होता है क्या? अब भैया जो का होता, अबे हम बता दें थोड़ी देर बाद, जरा देखा जाओ। देखो दोस्तों, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। अब आधे तो यहीं झूलते रहते हैं, पता ही नहीं रहता क्या करना है। दोस्तों जरा ध्यान से सुनते रहना, पूरा समझ में। अभी तक सही से बताओ, जितना पढ़ाया समझ में आया? ऐसा तो नहीं हो रहा हम ही पढ़ रहे, हम ही पढ़ा रहे हैं? क्यों एवरीवन? सही है? चलो देखो दोस्तों, जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र,
एक ऐसा विषय है जहां पर हम पढ़ते हैं लॉज, बोले तो नियम, जहां पे हम पढ़ते हैं थ्योरीज, बोले तो सिद्धांत, जहां पे हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स, ये सब चीजें, तो इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। एवरीवन क्या कहते हैं? और जब हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली लागू करते हैं, इसे क्या कहते हैं? इकोनॉमी। क्या मतलब है? सुनते जाइएगा, सब समझ में आएगा। जब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स तो हम देखते हैं, जैसे ही मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, एक उपभोक्ता की और एक उत्पादक की। जरा ध्यान से सुनना दोस्तों, जब हमने बात करी थी एक उपभोक्ता की और एक उत्पादक की, तो दोस्तों जो हमारा उपभोक्ता है ये करता है डिमांड, मांग, बोलो जी यस। जो उत्पादक है ये करता है सप्लाई, आपूर्ति। अरे बोलो यार। तो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं? इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का नियम, राइट। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने डिमांड के ऊपर, सप्लाई के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर क्या क्या सिद्धांत दिए, क्या क्या थ्योरीज दी, तो वो सारी चीजें हम कहां पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में। एक लाइन में बोलूंगा, सब खत्म हो जाएगा, ध्यान से सुनते जाना। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलरली किसी एक स्थान से संबंधित होता है, किसी एक जगह से संबंधित होता है। मतलब ये कि उस स्थान पर, उस जगह पर इकोनॉमिक्स के, एवरीवन, इकोनॉमिक्स के जो लॉज हैं, जो नियम हैं, वो कैसे लागू हो रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे वहां की इकोनॉमी। जैसे आप सभी भाइयों बहनों ने तमाम बार सुना है भारतीय अर्थव्यवस्था, बोलो सुना। आज मैंने कहा था बिहार की अर्थव्यवस्था, बोलो कहा था मैंने। इसका मतलब है कि जहां पर इकोनॉमिक्स होगा वहां थ्योरीज होंगी, वहां प्रिंसिपल्स होंगे। जब इन नियमों का जहां अपन लागू करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? वहां की इकोनॉमी। जैसे अमेरिका की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी। अरे बोलो भैया। तो दोस्तों ये होता है इकोनॉमिक्स और ये होता है इकोनॉमी, सही है। और बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं, ध्यान से सुनना। जब आप लोग कितना सरल विषय अपन पढ़ने जा रहे हैं, आने वाले कुछ समय में इतना सरल विषय पढ़ने जा रहे हैं कि जब हम लोग यहां पर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। अब वो कह रही क्यों, रुक जाओ थोड़ा, है। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको किसी विषय का विशेषज्ञ नहीं बनना है। यहां पर आपके सिलेबस का नाम है जीएस, बोले तो जनरल स्टडीज। काहे को डरते हो भैया? अगर आप लोग दोस्तों टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें, अगर आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी करें, या आप लोग यूपीएससी का ऑप्शनल की तैयारी करें, तो वहां पे क्या पढ़ेंगे? बोलो जी, क्लियर है। और जहां पर अगर हम लोग जीएस जब पढ़ते हैं तो हमें क्या पढ़ना है? भारत की इकोनॉमी, बिहार की इकोनॉमी। तो बताओ बहुत सरल है या नहीं? कम ऑन, यस। तो दोस्तों यही हमारा आगे का मुद्दा होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए, बोलो जी सही है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, कि जब हम कह रहे हैं कि भैया जो इकोनॉमी है वो अलग अलग जगह से संबंधित है, कुछ ऐसा ही बोला मैंने। जो इकोनॉमी है वो अलग अलग जगह से संबंधित है। तो यार जाहिर सी बात है, मड़ी क्या कह रही, कछु समझ में नहीं आ रहा हो हैं? आप आ रहा पक्का ना? ये तो नहीं पका रहा। दोस्तों मैं गारंटी ले रहा, अगर आपको यहां इकोनॉमी समझ में नहीं आई ना, टॉर्च लेके ढूंढते रहना, जहां आ जाए मुझे बता देना, मैं भी और सीख लूंगा। कम ऑन, यस और नॉट? बिल्कुल
इतना सरल विषय बना के आपको दूंगा कि चम्मच से भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुंह में ही डाल रहा सीधा ये लो। कौन और क्या चाहिए आपको अब? तो दोस्तों देखो, जब मैंने कहा कि इकोनॉमी का मतलब है अलग अलग जगह से, तो थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग सारे लोग कि जब अलग अलग जगह से, इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की इकोनॉमी होती होगी। बोलो यस और नॉट? होता होगा ऐसा? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं पूरे वैश्विक स्तर पर, पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो अलग अलग कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो अलग अलग प्रकार की है। बोले तो क्या? पूंजीवादी। बोले तो क्या? समाजवादी। और बोले तो क्या? मिश्रित। तो दोस्तों अलग अलग तरह की इकोनॉमी जो है सही चल रहा है। ऑनलाइन वाले भी अपने कमेंट्स देते जाएं, थोड़ा सा मैं बीच बीच में भी देखता जा रहा हूं। ओ जगह के अनुसार इकोनॉमी, ठीक है। तो जो अलग अलग जगह की जो इकोनॉमीज होंगी पूरे वर्ल्ड में, वो अलग अलग होंगी। कम ऑन यस। तो जरा ध्यान से देखो दोस्तों, टीचिंग इज एन आर्ट। जो पढ़ाना वो क्या है? एक। और मुझे लगता है कि आई एम एन आर्टिस्ट। लगता है या नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि जब हर लड़का शीशे में अपनी जब शक्ल देखता है तो अपने आप को सलमान खान से कम नहीं समझता भाई साहब, और लड़कियां कैटरीना। कौन सही है कि नहीं? तो इसलिए तो अब मैं पढ़ा रहा तो मुझे लग रहा कि मैं आर्टिस्ट, तो इसलिए जरा ध्यान से देखो। अपन लोग बिल्कुल, कला ये है कि अपन बिल्कुल सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से। कम ऑन यस। और ये सारी चीजों के नोट्स आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। कम ऑन यस। सिर्फ सीखना है, समझना है। लेकिन एक काम करेंगे, अभी तो आज अपन लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन अगले क्लास से क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं आपको नोट्स तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन जो मैं बोर्ड वर्क करूंगा वो साथ साथ में आप लोग उसे थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखते जाएंगे, क्योंकि जो आप अपने हाथ से लिखते हैं बाद में पढ़ते हैं तो वो ज्यादा समझ में आता है। कम ऑन यस और नॉट? थोड़ी स्ट्रेटेजिकली भी काम करना है, ये नहीं कि गुरुजी दे रहे हैं बस वही, थोड़ा अपने हाथ से भी लिखते जाएं, बीच बीच में थोड़ा मन भी लगने लगेगा थोड़ा। कम ऑन यस ना। दोस्तों जरा ध्यान से देखो, पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार की इकोनॉमी होती। क्या अब यहां से लेकर वहां तक सारे बच्चे ये बता सकते हैं मुझे कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है? बोलो जी, क्लियर है? मतलब इकोनॉमिक्स एक विषय है और इकोनॉमी उस विषय को लागू करने की प्रक्रिया है। कम ऑन यस। और इकोनॉमी क्या है? जगह विशेष है, अर्थात अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार की इकोनॉमी होगी। बोलो जी, सही है ना? तो ऑनलाइन वाले भी आप भी नोट करते जाएं साथ साथ में ना। तो दोस्तों अब हम एक एक करके बात करेंगे। पूंजीवादी किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से आज आपको समझा देंगे। और फिर इसके बाद एक और टॉपिक करेंगे, फिर आज की क्लास फिनिश। बोलो जी, चलेगा क्या? चलो दोस्तों, जैसे कि मैंने जब शुरू किया ये सेशन तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो इकोनॉमिक्स में अपन लोग पढ़ेंगे वो मेरा सेंटेंस गलत था, क्योंकि उस समय मैं इकोनॉमी बोलता तो तुम्हें ना समझ में नहीं आता मैं क्या, लेकिन अब मैं बोलूँगा बहुत एप्रोप्रिएट और बिल्कुल सही सेंटेंस कि अब हम लोग यहाँ पर आने वाली क्लासेस में क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमी। क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमी। कम ऑन यस। अगर जो बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स, वो एक काम करें, बाहर बॉर्नवीटा का डब्बा खरीद के घर जाएं। राइट? थोड़ा कुछ बी कॉम्प्लेक्स लो है। तो दोस्तों देखो, तो अगर हम बात करते हैं एक एक करके के अलग अलग देशों में अलग अलग इकोनॉमी होगी। किसे कहते हैं पूंजीवाद, किसे कहते हैं समाजवाद, और किसे कहते हैं मिश्रित। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पूंजीवाद। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। और मैंने शुरुआत में आप लोगों से एक बात और कही थी कि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, या मतलब अब हम बात आ चुके हैं इकोनॉमी जब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है दोस्तों, वो है टर्मिनोलॉजीज। एवरीवन क्या पढ़नी है? तो दोस्तों मैं अभी आपको आज पहली क्लास में बिल्कुल साक्षात रूप से आपसे ये कह रहा हूं कि एट द एंड ऑफ द सेशन आपके दिमाग में
तकरीबन 1500 से 2000 इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी चिपक गई होंगी। कम ऑन यस। और अगर आप पूरे ध्यान से सुनोगे तो आपको 100% 90% तो रहेगा, लेकिन जितना भी कोई बेमन से भी सुनेगा 70-80% तो उसके दिमाग में चिपका के भेजेंगे ही। कम ऑन। अब वो बात अलग है कि तुम्हारा मन ही नहीं मान रहा, दाएं बाएं मान रहा, तो हम क्या कर लें उसके लिए, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान से अच्छी तरह सुनेंगे, सब समझ में आएगा, राइट। अब ध्यान से देखो, यहां से दो तरीके के प्रश्न आते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, किस विषय से क्या होगा, इसके बारे में भी प्रैक्टिस करेंगे। कम ऑन, यस और नॉट। बहुत ही शानदार तरीके से चैप्टर वाइज भी करेंगे, लेकिन बस आप लोग के आंखों में तेज दिखना चाहिए कि कितना पढ़ने के लिए इच्छुक हो। जैसे मैं कुछ बच्चों को देख पा रहा हूं कि उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से, उन्हें ऐसा लग रहा कि आज पूरे ही सीख के जाएंगे, राइट। और कुछ बच्चे ऐसे बैठे मुंह लटकाए, है कहां से आ गो जो मोड़ा है दोस्तों। तो जरा अगर हम कैपिटलिस्टिक मोड़ी आती पढ़ान तो अच्छो रहते है देखो, तो अगर हम बात कर रहे हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, तो जरा ध्यान से देखना, दो तरीके के क्वेश्चन आते बस। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता होती है? Which one among the following is a or is not a feature of the capitalistic economy? तो अगर आप लोगों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में सब कुछ आता है तो आप बहुत अच्छे से बता दोगे क्या होता है क्या नहीं होता। बोलो, समझ गए। दूसरे तरीके का क्वेश्चन आता है, कोई एक वर्ड दे दिया, शब्द या कोई एक सेंटेंस दे दिया, कथन, और आपसे कहा यह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो आपको जब सारे प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में सब कुछ पता होगा तो आप आसानी से टिक कर पाओगे। मुझे लग रहा है आप समझ गए। और देखो दोस्तों, बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि जो बीपीएससी के मेंस का इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल है, उसमें इकोनॉमिक्स नहीं है, उसमें इकोनॉमी है। एवरीवन, क्या है? इकोनॉमी है। मतलब जब आप लोगों की पूरी इकोनॉमियां हो जाएगी, फिर आप पिछले 5 साल का बीपीएससी का ऑप्शनल पेपर इकोनॉमी का उठाना, बड़े स्माइल के साथ टिक करते आंसर सॉल्व करते जाना। ये आज की क्लास में गारंटी ले रहा हूं। कम ऑन, यस। तो बस आप देखते जाओ दोस्तों, आनंद। ऐसे तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए यार, है? तो दोस्तों, नहीं तो फिर यहां पढ़ाने में भी कमी हो जाएगी भाई साहब। तो देखो दोस्तों, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सबसे पहली विशेषता है बाजार सेनाओं का स्वतंत्र प्रवाहन, फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस। दोस्तों याद करो, मैंने आपसे अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजीज, शब्दावली। कम ऑन, यस। तो देखो दोस्तों, एक सबसे नया शब्द आप लोगों के जेब में, बहुत सारे बच्चों के लिए एक नया शब्द है, वो क्या? दैट इज व्हाट? बाजार सेनाएं। ध्यान से सुनना दोस्तों, इकोनॉमिक्स का एक शब्द है। ऐसे धीरे धीरे करते हुए अपन को जो 1500 से 2000 शब्द सीखने हैं, प्लस शब्द नहीं, उनका भरपूर कॉन्सेप्ट। कम ऑन, यस। और फिर अपन सीखेंगे उनका इंटरलिंकिंग, एक शब्द को दूसरे शब्द से कैसे जोड़ा जाए। कम ऑन, यस। जैसे मैंने आते आते कहा था बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे कुछ बोला था दोस्तों। अब आपने सुना बैंक रेट, ये हो गया टर्म। ध्यान सुनना एवरीवन, पीछे ये क्या हो गया? अब एक मैंने और टर्म यूज किया था, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। बोलो यस। अब दोस्तों, जब मुद्रास्फीति ज्यादा होगी तो बैंक दर क्या होगा? कम। पूछ नहीं रहे, बहुत बढ़िया बात है। जब कम होगी तो क्या होगा? कम ऑन, यस। ये हो गया इंटरलिंकिंग। तीसरे स्टेप में जब अपन चलेंगे तो वहां पे सीखेंगे उनका एनालिसिस। एवरीवन, क्या सीखेंगे? तो अपन को जब टर्मिनोलॉजी आ गई, जैसे एक क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड, के लाइक जनसांख्यिकी लाभांश से आप क्या समझते हैं, वो हो गया टर्मिनोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास क्या होता है, वो हो गया कॉन्सेप्ट। अरे बोलो यस। फिर आपको उसका आना चाहिए एनालिसिस, फिर आना चाहिए इंटरलिंक करना कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट आपस में संबंधित कैसे हैं।
तो आपका साथ साथ पीटी मेंस ऐसे अपन चलते जाएंगे, और जब आपने पीटी बहुत अच्छे से कर लिया तो मेंस के लिए अपने आप पोस्ट मिल जाएगा। कम ऑन यस। चलो दोस्तों, एक नया शब्द है बाजार सेनाएं, मार्केट फोर्सेस। देखो कितना सरल शब्द है, लाइफ टाइम के लिए याद रख लोगे। एक बाजार में, एक मार्केट में, नौशाद खान क्या पूछ रहे हैं, फिर से पूछें जरा। तो एक मार्केट में, एक बाजार में सिर्फ 2 सेनाएं होती हैं। कितनी सेनाएं होती हैं? सिर्फ 2 सेनाएं होती हैं। नंबर 1 अभी अभी अपन ने पढ़ा था, मांग, और नंबर 2 आपूर्ति। खत्म बात। मांग कौन करता है एवरीवन? आपूर्ति कौन करता है? बोलो जी, क्लियर है? तो एक बाजार में सिर्फ 2 सेनाएं होती हैं, एक मांग और एक आपूर्ति। बोलो, समझ गए? समझ गए? श्योर? एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर मांग और आपूर्ति, बोले तो डिमांड एंड सप्लाई, इन दोनों के बीच या डिमांड और सप्लाई का स्वतंत्र प्रवाहन होता है। इसका मतलब यह हुआ एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां डिमांड और सप्लाई पर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं हो। इसका मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर एक कंज्यूमर जितनी चाहे उतनी डिमांड करे, एक प्रोड्यूसर जितनी चाहे उतनी सप्लाई करे। नो कंट्रोल ओवर द डिमांड एंड सप्लाई, जहां मांग और आपूर्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसे हम कौन सी इकोनॉमी कहते हैं? कैपिटलिस्टिक। बोलो, समझ में आया? श्योर? अब दोस्तों एक ये बात बताओ कि जब मांग और आपूर्ति, मतलब उपभोक्ता और उत्पादक पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, देखो अपने आप दिमाग में इंस्टॉल हो जाएगा, छप जाएगा, बस सुनना। जहां डिमांड सप्लाई पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो पीछे से भी आवाज आनी चाहिए, तो ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट निजी क्षेत्र होंगे या पब्लिक सार्वजनिक क्षेत्र होंगे एवरीवन। तो इसका मतलब है ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर निजी क्षेत्र की अधिकता होती है, जहां पर जो निजी क्षेत्र हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वो क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। बोलो, समझ में आ गया? मतलब अगर किसी देश में प्राइवेट सेक्टर्स बहुत ज्यादा हैं तो वो कौन सी इकोनॉमी कहलाएगी? कैपिटलिस्टिक। तो साथ में मैं ये भी कह सकता हूं कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसका हस्तक्षेप या हम कह लें बहुत कम होता। एवरीवन, समझ में आ रहा? कॉन्सेप्ट बन रहा? कितनों? ये बात है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो हमने देखा यहां पर मांग और आपूर्ति, उपभोक्ता और उत्पादक पर पूरा नियंत्रण है। बोलो यस? ऐसी आदत हो गई हर बात पे यस। बोलो यस। इसका मतलब जहां पर उपभोक्ता और उत्पादक के ऊपर पूरा कंट्रोल है उसे पूंजीवादी। बोलो हां है? इसका मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर उपभोक्ता और उत्पादक पर कोई कंट्रोल नहीं है, उसे कहेंगे कौन सी इकोनॉमी? समझ में आ गया? श्योर? नाउ दोस्तों, ऐसी इकोनॉमी जहां पर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा हो उसे क्या कहेंगे? कम ऑन यस। और जहां पर अगर हम लोग कहें जो निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र कम हो, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अभी यहां पर एक बात नोट कर लो तुरंत की तुरंत। आज के बाद मैं जब भी ये शब्द बोलूंगा पब्लिक, तो इसका मतलब क्या होगा? जब भी मैं बोलूंगा सार्वजनिक, पब्लिक, तो इसका मतलब होगा बराबर सरकार। कम ऑन यस। तो इकोनॉमिक्स में जब भी आज के बाद मैं बोलूं पब्लिक, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये वो वाला पब्लिक नहीं। इस पब्लिक का मतलब क्या होगा मेरी क्लास में? सरकार। बोलो जी, क्लियर है? तो जहां पर निजी क्षेत्र ज्यादा हो, सार्वजनिक क्षेत्र कम हो, उसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों, सारे भाई बहनों जल्दी से मुझे बता दो एक पॉइंट नेक्स्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ऐसी इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य, मुख्य ऑब्जेक्टिव, मेन गोल क्या होगा? जल्दी बताइए। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। क्या होगा?
अधिक से अधिक, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र हैं, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, रिलायंस हो गए, टाटा हो गया, कम ऑन यस और नॉट, सारी की सारी वो किस लिए काम कर रही हैं? बोलो, समझ गए? एक बहुत ही शानदार यहां पर और शब्द होता है, जरा ध्यान से सुनेंगे। यहां पर एक और चीज बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड लाइजेस फेयर। लिख लो कॉपी में, हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, लाइजेस फेयर। अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि लाइजेस फेयर किस इकोनॉमी की विशेषता है? अब दोस्तों, लाइजेस फेयर एक नया शब्द है आपके लिए, बोलो यस। तो मैंने आपसे कहा कि कितने शब्द सिखाऊंगा, कम से कम? अगर आपके अंदर जोश और ज्यादा रहा और आपने बढ़िया से सीखा तो 2,500 और 3,000 भी होने में टाइम नहीं लगेगा। ये तो सिर्फ डिपेंड करता है कि हमारी ऑडियंस कैसी है, बोलो यस। तो ये सिर्फ आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। तो जरा ध्यान समझना, एक नया शब्द आया लाइजेस फेयर, इसका मतलब क्या होता है मैं पहले बता चुका। लाइजेस फेयर का मतलब आप ऐसे समझ लें, जहां पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, उसी को बोलते लाइजेस फेयर। एवरीवन, जहां पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है उसे क्या बोलेंगे? बोलो, क्लियर है? जहां पर मांग और आपूर्ति पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्या बोलेंगे? और दोस्तों, ये जो लाइजेस फेयर शब्द है, ये महान अर्थशास्त्री ने दिया था, जिनका नाम मैंने बताया था, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ साहब की देन है ये शब्द, जिसे बोलते हैं लाइजेस फेयर। बोलो, क्लियर? और दोस्तों, अर्थशास्त्र के पापा कौन है? तो मैं बता दूं, पूंजीवाद के पिता भी एडम स्मिथ कहलाते हैं। जो पूंजीवाद का सिद्धांत है मेरे दोस्तों, जो मैंने किताब बताई थी 1776 वेल्थ ऑफ नेशन, याद आया? अरे बोलो यार, 1776 वेल्थ ऑफ नेशन। तो दोस्तों, अगर मैं उस किताब के बारे में बात करूं तो वहां पर पूंजीवाद के कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट किया किसने? एडम स्मिथ ने। तो हम पूंजीवाद का पिता भी किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को। आनंद आ रहा है या नहीं? श्योर? पक्का? नाउ तो दोस्तों, ये देखिए, जब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये सारी विशेषताएं होती हैं। सिर्फ एक एक करके सुनते जाना है। कम ऑन यस। नाउ दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें निजी स्वामित्व, क्या पच गया या नहीं पचा? अरे जल्दी बोलो यार, क्या समझ में आ गया या नहीं? निजी स्वामित्व समझ में आया? इसका मतलब ध्यान से सुनना, उत्पादक के संसाधन के नाम बताओ जल्दी से। उत्पादक के संसाधन के नाम जल्दी, एवरीवन। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। अबे तुम लोग तो बहुत होशियार हो यार। तो दोस्तों देखो, तो जितने भी भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, इन सब का स्वामित्व किसके पास होगा? निजी क्षेत्र के पास होगा। एवरीवन बोलो, क्लियर है? फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज का मतलब हुआ कि जितने भी संस्थाएं हैं, अगर हम लोग कह लें, जितने भी संस्थाएं हैं उनकी स्वतंत्रता। वही जो हमने बोला था अभी, हमने जो दूसरे तरीके से कहा था, क्या कहा था हमने? क्या कहा था जल्दी बताओ? वही मांग आपूर्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है। यहां देखो क्या मतलब हुआ इसका? लाभ अर्जित करना इस इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, एक नया शब्द और आ गया आप लोगों के लिए, कीमत तंत्र। एवरीवन, क्या है? ध्यान से सुनो, एक और नया शब्द है, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की। ध्यान से सुनना मेरे सभी भाई बहनों, अगर यहां पर आप लोग तैयारी कर रहे होते खल्लासी की, तो मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होता। मतलब आप लोग एक गैजिस्ट्रेट पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपका पढ़ने का तरीका और मेरे पढ़ाने का तरीका उससे मैच होना चाहिए। कम ऑन, यस और नॉट? तो यहाँ पे हल्के में नहीं लेना है, बहुत सीरियस होके अच्छी तरह समझना है। बिल्कुल सही चल रहा ना माहौल? अरे बोलो यस, श्योर? और ये पूरा आपको पीडीएफ इसकी या जो भी जैसे नोट्स होंगे वो सब मिल जाएंगे। कम ऑन, यस। नाउ जरा ध्यान सुनना, प्राइस मैकेनिज्म, कीमत तंत्र किसे कहते हैं? एक लाइन में बताएंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा।
दोस्तों, किसी भी वस्तु के कीमत को तय करने के दो तरीके होते हैं। एवरीवन, कितने? नंबर 1, जैसे मान लो मुझे इस कैमरे की कीमत को तय करना है, राइट? कमेंट सही चल रहे हैं ना? दोस्तों, इस कैमरे की कीमत दो प्रकार से तय होगी। नंबर 1, सपोज करो मैं ये कैमरा बनाता हूं, तो नंबर 1 कैसे तय होगी कि मुझे इस कैमरे को बनाने में कितनी लागत आई, कितनी कॉस्ट आई, उससे मैं कीमत तय कर लूंगा। प्रॉफिट लाभ आप जोड़कर तय हो जाएगी। अरे बोलो यार, इतना सब जानते ही हैं कि अपन लोग सब्जी का ठेला लगाना है, सब्जी मंडी गए, आलू क्या भाव मिले, लागत, उसमें थोड़ा लाभ जोड़ा और कीमत तय कर दी बाजार में। बोलो सही है? दूसरा तरीका क्या होता है वो सुने। दूसरा तरीका यह होता है कीमत को तय करने का कि बाजार में किसी वस्तु की मांग कितनी है और उस वस्तु की आपूर्ति कितनी है, किसी वस्तु की डिमांड कितनी है और किसी वस्तु की सप्लाई कितनी है। मतलब 100% बाइलिंगुअल क्लास चल रही है नहीं? एवरीवन बोलो सही है? किसी वस्तु की डिमांड और सप्लाई, जैसे अगर मान लो आज मंडी में टमाटर की डिमांड ज्यादा है, एवरीवन टमाटर की डिमांड क्या है, और साथ में जो टमाटर हैं उनकी सप्लाई क्या है, कम है। मान लो आज टमाटर की डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, एवरीवन राइट? अगर डिमांड ज्यादा है, हाँ बिल्कुल नोट्स बनवाते चलेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स सिर्फ समझने की कोशिश करो अभी। तो आज मार्केट में मंडी में टमाटर की डिमांड है ज्यादा, मान लो शादी वादी का समय चल रहा है तो बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, और सप्लाई मान लो बारिश पड़ गई, सप्लाई कम हो गई। अरे बोलो यस और नॉट? तो आप जल्दी से बताओ प्राइस क्या होगा, एवरीवन? बढ़ जाएगा। तो जल्दी से बताओ प्राइस को किसने तय किया? मांग और आपूर्ति ने। जब मांग और आपूर्ति प्राइस को तय करते हैं तो इसे कहते हैं कीमत तंत्र। बोलो जय हो। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सबके दिमाग में चिपक गया? खरोंचते हुए भी निकलेगा? पक्का प्रॉमिस? पक्का? चलो दोस्तों, जब किसी वस्तु की कीमत कौन तय करे? मांग और आपूर्ति, तो इसे क्या कहेंगे? कीमत तंत्र। क्योंकि दोस्तों ये पूंजीवाद की बात हो रही है, यहां मांग और आपूर्ति पे कोई नियंत्रण नहीं है। समझ गए ना? नेक्स्ट देखो, उपभोक्ता संप्रभुता, हिंदी में लिख सकते हो इसे कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब होता है उपभोक्ता संप्रभुता। क्या मतलब? जरा ध्यान से सुनना। अपने पास दो चीजें हैं, एक है प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र, एक है पब्लिक सेक्टर सरकारी क्षेत्र। अब जल्दी से बताओ आपके अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए है ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन, इस तरह का प्रोडक्ट कौन बनाएगा? निजी क्षेत्र बनाएगा या सार्वजनिक क्षेत्र बनाएगा? एवरीवन निजी क्षेत्र बनाएगा ना? तो इसी को बोलते हैं उपभोक्ता संप्रभुता। मतलब यहां पर कंज्यूमर इज किंग, जो उपभोक्ता है वो क्या होता है? राजा होता है। तो इसे बोलते हैं पूंजीवाद। बोलो क्लियर है? यहां पर जो निजी क्षेत्र की कंपनी है, अब भैया सरकार क्या करती है, ध्यान से सुनना। सरकार क्या करती है, एक मैं आपको मेंस जब पढ़ा रहा हूंगा, जो मेंस में आएंगे तो उन्हें मैं बताऊंगा पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लोक वितरण प्रणाली, राशन शॉप। अरे बोलो भैया, राशन शॉप में जो तुम्हें गेहूं और जो चना और जो चावल मिल रहे, वो तुम्हारे मन के मिल रहे कि उनके मन के मिल रहे? लेकिन निजी क्षेत्र तुम्हारे मन का प्रोडक्ट देता है या उनके मन का? इसे कहते हैं उपभोक्ता संप्रभुता। जहां पर जो वस्तु है, जो सेवा है, जैसे अब ये देखो
खान ग्लोबल स्टडीज, ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर? तो हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो आपके मन का दे रहे हैं या अपने मन का? मन कैसा लग रहा, सही लग रहा है, कम लग रहा? बिंदास, मजा लो। बताओ दोस्तों, ईमानदारी से बताओ कि क्या इस क्लास में कुछ ज्ञान मिला या नहीं मिला? क्या ये लगा कि इकोनॉमी अपन ऐसे ही कर लेंगे बहुत आसानी से? अरे बोलो यार, सही है, मतलब बिल्कुल दिमाग में चिपका देंगे। कम ऑन, यस, तो चिपकाओ फिर। देखो दोस्तों, तो कंज्यूमर सोवरेनिटी, उपभोक्ता संप्रभुत्ता, कितना टफ शब्द लग रहा था भाई साहब पढ़ने में, उपभोक्ता संप्रभुत्ता, लेकिन जब खोदा तो निकला एक लाइन का कि जहां पर क्या, जहां पर क्या, कोई भी वस्तु या सेवा होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? कम ऑन, यस, सो दिस इज कॉल्ड उपभोक्ता संप्रभुत्ता। बोलो सही है। नाउ थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखो, लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कम सरकार का हस्तक्षेप। क्या ये बात अपने आप समझ में आ गई या नहीं आई? फ्रीडम ऑफ मार्केट फोर्सेस, बाजार सेनाओं की स्वतंत्रता समझ में आ गई, बात करी थी। नाउ जल्दी बताओ, मार्केट फोर्स किसे कहते हैं? जल्दी, डिमांड और सप्लाई, राइट। नाउ अब ये देखो दोस्तों, ये जो कंट्रीज हैं जैसे यूएस, हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे के सारी कंट्रीज जो हैं वो क्या हैं? राइट। नाउ नोट्स, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं नोट्स है, तो वो बिल्कुल एज इट इज आपको मिल जाएगा, राइट। एक तो ये भी है, अपन लोग पीडीएफ भी देते हैं, है ना, तो ये जो बोर्ड है इसी की पीडीएफ बनाकर भी दे देंगे, तो आप घर पे भी नोट्स बना सकते हैं जो जो छूट रहे। क्या बोलो, समझ में आया कुछ? सही है कि नहीं? प्लस आपको वो तो अलग से जो मिलता है वैसे मिलेगा भी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट एंड व्हाट, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। बहुत ही सिंपल, एक लाइन में खत्म, एक लाइन में खत्म, बस एक लाइन सुन लेना। रेडी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी का जस्ट उल्टा, खत्म। तो जो जो हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पढ़ा उसका जस्ट क्या कर दो, बस उसे क्या कहेंगे? वहां पर हमने सबसे पहला पॉइंट बोला था, हाँ शाबाश, जो बाजार सेनाएं हैं, बाजार, इन पर यहां क्या होगा? पूर्ण नियंत्रण होगा। मार्केट फोर्सेस पर फुल कंट्रोल। बोलो समझ गए? इसका मतलब है यहां पर एक उपभोक्ता, एवरीवन, और उत्पादक, उपभोक्ता और उत्पादक, कॉपी पर भी लिखवाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करें, सब लिखवाएंगे, बिल्कुल थोड़ा समझ लें, राइट। तो कॉपी पर भी लिखवाएंगे, और चूंकि मैं चाह रहा था थोड़ा सा इकोनॉमी से इंट्रोडक्शन हो जाए, और फिर मैं क्या करूंगा, इन्हीं नोट्स को आपको अगर जरूरत हुई तो मैं डिक्टेट भी करूंगा। कम ऑन, यस और नॉट, जिससे आपके और नोट्स बन जाएं। बोलो चलेगा कि? बस थोड़ा समझने की कोशिश करो ना। ओके ठीक है, बिल्कुल लिखवा देंगे, बिल्कुल। चलो दोस्तों, जहां पर अब हमने यहां पे कहा कि बाजार सेनाओं पर पूर्ण नियंत्रण है, तो अपने आप जल्दी बताइए, यहां पर सरकार की चल रही होगी या नहीं चल रही होगी? चलेगी या नहीं? श्योर? इसका मतलब यहां सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप होता है, नियंत्रण होता है। बोलो समझ में आ गया? सही है ना। इसके अलावा एक और बात सुन लो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां पर अपने आप बताओगे मुख्य उद्देश्य क्या होगा? क्या होगा? शाबाश। तो यहां पे मुख्य उद्देश्य होगा समाज कल्याण। एवरीवन, क्या होगा? समाज कल्याण। जैसे हम लोग कहेंगे कौन सी अर्थव्यवस्था? समाजवादी। सही है दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर हमने बोला था कि सारा का सारा जो
कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? और यहां पर हम बोल रहे हैं कि सारा का सारा कंट्रोल किसके पास है? किसके पास है? इसका मतलब जल्दी बताओ, यहां पर जो प्रोडक्ट डिजाइन होगा, जो वस्तु बनेगी, जो सेवा होगी, वो आपके अकॉर्डिंग होगी या सरकार के? सरकार के। एक पॉइंट और वहां हमने बोला था, ध्यान करो, कि जो भूमि श्रम पूंजी संगठन है उस पर स्वामित्व किसका है? यहां पर भूमि श्रम पूंजी संगठन पर स्वामित्व किसका होगा? दैट इज कॉल्ड समाजवादी। बोलो क्लियर है? तो दोस्तों, जब हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो जरा इसके बारे में देख लेते हैं। जरा देखिए, यहां पर हमने कहा कि जितने भी संसाधन हैं, एवरीवन, क्या हैं? जितने भी संसाधन हैं वो संसाधन किसके पास हैं? सामूहिक हैं। एवरीवन, कैसे हैं? सामूहिक हैं। बोलो सही है? इसका मतलब भूमि पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होगा। यहां पर ये देखिए, बहुत ही शानदार पॉइंट है, इस पर मैं थोड़ा 2 मिनट बोलूंगा, बस चुपचाप सुनना है। इसका मतलब है केंद्रीय नियोजन प्रणाली। केंद्रीय नियोजन प्रणाली, राइट? केंद्रीय नियोजन प्रणाली, सुनिएगा सारे लोग, ये क्या होता है केंद्र नियोजन प्रणाली? दोस्तों, रशिया जो है वो एक समाजवादी देश है। एवरीवन, कैसा देश है? ध्यान सुनेंगे। हमारे भारत में जो पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो हमने कहां से लिया था? उस समय उसे यूएसएसआर बोलते थे, बाद में उसे रशिया बोलने लगे। अब जरा ध्यान सुनना, जिसे नहीं पता वो सीखे, जिसे पता है वो समझे। जो हमारे देश में पंचवर्षीय योजना का मॉडल था, मैंने बोला क्या था, क्योंकि 1 जनवरी 2015 में जो योजना आयोग थी उसे खत्म करके नीति आयोग बना दिया गया। सही है? जब नीति आयोग बन गया तो नीति आयोग के बनने के बाद एवरीवन, अब क्या हुआ, जो पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो खत्म हो गया और नीति आयोग ने एक 20 वर्षीय योजना बनाई है। अरे बोलो यस, राइट? तो एक 15 वर्षीय योजना बनाई है, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है। कम ऑन, यस नाउ। अब जो पंचवर्षीय मॉडल था वो कहां से था? से रसिया से। रसिया एक कैसा देश है? समाजवादी है। तो दोस्तों, जब सरकार काम करती है तो जरा ध्यान से सुनना, सरकार बिल्कुल नियम, कानून और तरीकों से काम करेगी या नहीं करेगी? तो दोस्तों, जब हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा? केंद्रीय नियोजन प्रणाली। इसका मतलब सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम या सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग। बोलो क्लियर है? इसका मतलब है जहां पर सारा का सारा जो प्लानिंग का काम है, योजना का काम है, वो कौन करेगा? राइट? तो थैंक यू सो मच। कामनी चौधरी कह रही हैं थैंक यू सो मच सर, मुझे अच्छे समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, अभी सिर्फ ये मेरी पहली क्लास है, मैं चाह रहा आप लोग थोड़ा समझ लें और थोड़ा ज़्यादा अपन लोग इंटरेक्ट कर लें। अभी क्या है कि थोड़ा सिस्टम और समझ में आ जाएगा कि और आपको नोट्स भी देंगे, क्योंकि नोट्स देना तो बहुत ज़रूरी है, लिखवाना भी बहुत ज़रूरी है, सब होगा। कम ऑन, यस और नॉट? 100% लिखवाएंगे, राइट? तो बिल्कुल 100% लिखवाएंगे फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स, डोंट वरी। पहले सिर्फ समझने की कोशिश करो। तो जहां पर केंद्र आर्थिक नियोजन होगा तो या केंद्र नियोजन प्रणाली होगी, तो जल्दी से बताइए वो कौन सी? तो दो तरीके हैं पढ़ने और पढ़ाने के। या तो आप एक रट्टा मार ले कि गुरुजी आए, उनने कहा था, दिल्ली से आए थे, उनने कहा था कि जब समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी तो वहां पे केंद्र आर्थिक प्रणाली होगी या केंद्र नियोजन प्रणाली होगी। बोलो क्लियर? तो आपने ऐसे क्या किया? रट्टा मार लिया। लेकिन ऐसे क्या करोगे? फिर भूल जाओगे। लेकिन ऐसे अपन ने लिंक किया कि ऐसा क्यों है। एवरीवन बोलो यस। तो क्यों है? क्योंकि हमने जो पंचवर्षीय मॉडल लिया वो कहां से लिया? रशिया से। रशिया कैसा देश है? समाजवाद।
और तो दूसरा तरीका, जब एक सरकार काम करती है, जैसे सरकार का जब बजट आता है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से आता है, बोलो यस। तो इसका मतलब नियोजन के साथ बढ़िया साथ काम कौन करेगा? सरकार। जैसे जैसे मेरे या आपके पापा वो है सरकार, एवरीवन। घरों में मम्मियां ज्यादा सरकार हैं आजकल, मेरे घर में तो ऐसा ही है तो दोस्तों मान लो पापा सरकार हैं, बोलो जी यस, और अपन है प्राइवेट सेक्टर, अपन तो ऐसे ही है ना। तो आप जल्दी बताओ, ज्यादा प्लानिंग, ज्यादा नियोजन के साथ काम कौन करेगा? तुम नहीं करोगे। तो दोस्तों इसका मतलब है, आपको समझ में आ गया कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी में ये क्या मतलब है, बोलो सही है। यहां देखो मैंने लिखा है कि उपभोक्ता, एवरीवन, उपभोक्ता के लिए कोई चॉइस या कोई ऑप्शन नहीं होता। इसका मतलब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था कि जैसे लोक वितरण प्रणाली, जो राशन शॉप में जो पीडीएस के थ्रू अपन को राशन मिलता है, उसमें कौन चॉइस रहती है कि भैया जवाले चावल नहीं बेवाले दो, ऐसा होता है, लेने ले नहीं तो सिद्धी गली लेकर निकल लो, कम ऑन यस और नॉट। जहां पर उपभोक्ता के पास कोई चॉइस, कोई ऑप्शन ना हो, तो वो कौन सी इकोनॉमी होगी? जहां उपभोक्ता के पास सारे चॉइसेस हों, ऑप्शन हो, तो क्या होगा? पूंजीवाद। वाह भाई वाह, मौज आ गई, कम ऑन यस और नॉट। ईमानदारी से बताओ दोस्तों, सही है कि नहीं? हाँ, कल की क्लास में इससे भी ज्यादा मौज आएगी, बोलो क्लियर है ना? तो दोस्तों क्योंकि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन होने लगेगा, आप मुझे समझने लग रहे होंगे, मैं आपको, कम ऑन यस, तो थोड़ा और आनंद आएगा। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, जरा ध्यान समझना। आय का समान वितरण, आय का समान वितरण। दोस्तों अपन लोग थोड़ा सा और समझो इकोनॉमी को, थोड़ा और टाइम है मेरे पास, 10 मिनट तक और लूंगा, चलेगा क्या? अपन लोग जब समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं या जब इकोनॉमी पढ़ते हैं, जब हमने देखा सरकार की योजनाएं पढ़ेंगे, बजट पढ़ेंगे, थोड़ा विषय वस्तु से समझने की कोशिश करें आप, तो अच्छा लगेगा। जब अपन लोग इस इकोनॉमी विषय को पढ़ते हैं, या जो सरकार का उद्देश्य है इस विषय को लेकर, वो सिर्फ एक मात्र उद्देश्य है, सरकार बजट क्यों बनाती है, या सरकार, एवरीवन ध्यान सुनना, ऑनलाइन भी, या सरकार टैक्स, कर क्यों लगाती है। अगर मैं आप लोगों से एक सरल भाषा में पूछूं कि कर क्यों लगाती है, तो आप लोग बहुत ही सरल जवाब देंगे मुझे, सरकार के पास आय आएगी, राजस्व आएगा। अरे बोलो यस। ये तो बाहर सब्जी बेचने वाले जनाब भी दे देंगे। फिर मैं कहूंगा और सोचो, तो आप कहोगे सरकार के पास जो राजस्व आएगा, ध्यान सब लोग सुनना, जो आय आएगी, पैसा आएगा, उसे सरकार व्यय करेगी, सड़कें बनवाएगी। अरे बोलो यस। ये भी बड़ा कॉमन आंसर है। जीडीपी बढ़ेगा, ये भी बड़ा कॉमन आंसर है, लेकिन थोड़ा अच्छा आंसर समझने की कोशिश करो। मीन्स कि सरकार जो टैक्स लगाती है, सरकार जो टैक्स लगाती है, एक जना कह रहा है आई लाइक योर टीचिंग स्टाइल, वो तो मुझे भी बहुत पसंद है दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल कमेंट्स। नाउ सब कुछ लिखवाएंगे भाई साहब। एक कह रहा मौज कर दी हैवी सर तो देखो दोस्तों कि अगर हम बात करें, सरकार जो टैक्स लगाती है, बहुत ही शानदार पॉइंट्स बता रहे हैं, ध्यान सुनना। सब्जेक्ट के नजरिए को समझो। ये आम पॉइंट्स अगर आप एग्जामिनेशन में लिखोगे, सोचो मैं कॉपी चेक कर रहा है या आप कॉपी चेक कर रहे किसी की, 10 कॉपियों में से 8 कॉपियों में सबने एक ही बात लिख रखी, 2 ने थोड़ी अच्छी बात लिखी, तो एग्जामिनर ज्यादा अच्छे नंबर किसे देगा? उसी की तो लड़ाई है यहां। अब मैं लिखूंगा कि टैक्स इसलिए लगाते हैं जिससे आय का समान रूपी वितरण हो सके। दोस्तों जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, एवरीवन, उन लोगों से टैक्स के जरिए सरकार ने पैसा क्या किया? लिया।
और सरकार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत उसी पैसे को अलग अलग जिन लोगों के पास कम पैसा उनको दिया। जैसे पीएम किसान योजना 6,000 रुपए 2-2 हजार की 3 किस्तों में सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो ये क्या है? आय का समान वितरण। कौन कर रहा? सरकार या निजी? सरकार या निजी क्षेत्र? सरकार कहां होती? पूंजीवाद या समाजवाद? दोस्तों समाजवाद का एक एग्जाम्पल होता है या एक फीचर होती है, एक विशेषता होता है आय का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बताओ दोस्तों, आनंद आया कि सिर्फ समझा आपने? मतलब बहुत बढ़िया समझ में आया। ऐसा नहीं कि गुरुजी ने कहा ये होते हैं तुमने छाप लिए, क्यों होते हैं ये पता होना चाहिए, या मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। कम ऑन, यस नाउ। दोस्तों यहां कह रहे हैं कि बाजार सेनाओं का अभाव, बाजार सेनाओं का अभाव। तो दोस्तों बताओ क्या सही बात है या गलत? कुछ नहीं करना है। तो जैसे हमारा रशिया हो गया, ये सारी कंट्रीज जो हैं, या अपन कह लें वो किंग गोंग किंग वाली देश, नॉर्थ कोरिया भाई साहब, तो वो कौन सा है? कम ऑन, सही है। जैसे चाइना हो गया, क्या है? लेकिन आज की सदी में चाइना एक कैपिटलिज्म की ओर जा रहा है, ऐसा मैं लाइक करंट इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कहूंगा। और दोस्तों लास्ट और आज का बिल्कुल अंतिम पड़ाव, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही सिंपल है। ये भी मैं बताऊं क्या यार? ये तो आप बता दो मुझे। बोलो, सही है। जहां पर और सार्वजनिक, बोलो सही है। जहां पर निजी और सार्वजनिक, जहां पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र होते हैं तो उसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? मिश्रित। सही है। थोड़ी सी कहानी सुन लो बस। लास्ट 1990 का समय चल रहा था, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत दयनीय थी। सुनते जाना बस, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, कहानी है। 1990 में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो विदेशी विनिमय जो था, मतलब सरल भाषा में, आम भाषा में बोलें तो जो यूएस का डॉलर था, यूरोप का यूरो था, है ना, जो भी कंट्रीज हैं, जितने भी, चाइना का युआन था, मतलब जो विदेशी मुद्राएं थी वो बिल्कुल कम हो गई थी। और उस सिचुएशन को, उस अवस्था को हमने बोला आर्थिक, एवरीवन क्या बोला? आर्थिक तंगी, इकोनॉमिक क्राइसिस। दोस्तों 1990 में भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। और तो और जब मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी बातें करूंगा कि साथ में राजकोषीय घाटा भी बहुत ज्यादा था। अब मुझे पहले प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना पड़ेगा होता क्या है। तो बस सरल भाषा मानो कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद थी। बोलो क्लियर है? बहुत बुरी तरह से बर्बाद थी। तो ब्यूटी कुमारी हैं, कोई कह रही सर आज तक ऐसा कोई नहीं पढ़ाया। थैंक यू, दिल जीत लिया जमोड़ी ने। तो दोस्तों जरा ध्यान सुनना, तो सुन लो। मतलब 1990 में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव साहब, और उनके वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह साहब। शाबाश, बहुत बढ़िया गौरव कुमार, तुम्हारा आंसर सही है। तो उनके जो वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह साहब। हमारे देश में एक मनमोहन राव कमेटी का गठन हुआ, मनमोहन राव समिति। 1990 में मनमोहन राव कमेटी, मनमोहन राव समिति का गठन हुआ
और प्रधानमंत्री साहब जो हमारे पीवी नरसिम्हा राव थे, इन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब आप ही महान अर्थशास्त्री हैं, बताएं मैं क्या करूं, कैसे इस देश की डूबती हुई नैया अर्थव्यवस्था को बचाऊं। तो मनमोहन साहब बोले, उस समय बोला करते थे, कुछ क्या बोले तो दोस्तों मनमोहन साहब बोले चलो चलते हैं आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। हेडक्वार्टर कहाँ है? उसके जब अंदर घुसेंगे तो बताएंगे क्यों बनाया गया, क्या कारण था, क्या क्या करता है, बहुत सारी चीजें। कम ऑन यस दोस्तों, इन लोगों ने प्लान किया और ये दोनों डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब और पीवी नरसिम्हा राव साहब पहुंच गए आईएमएफ। रात में निकले, सवेरे सवेरे पहुंच गए और जैसे कह रहे भोर ही भोर, जो मोड़ा कह रहा है तो दोस्तों, जैसे सवेरे सवेरे आईएमएफ का दरवाजा खुला, इन दोनों ने कहा बाबा के नाम पर दे दे। तो आईएमएफ ने हमें इन दोनों को सजेशन दिया, कहा कि भैया बाबा के नाम पर एक ही कंडीशन में देंगे, जब तुम अपने इकोनॉमिक मॉडल को चेंज करो। दोस्तों 1990 तक हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी? लेकिन ऑन द लाइंस ऑफ द सजेशंस विच हैज बीन गिवन बाय द आईएमएफ एंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द मनमोहन राव कमिटी, मैंने कहा कि आईएमएफ के सुझाव के द्वारा और मनमोहन राव समिति की सिफारिशों के द्वारा भारत में क्या किया गया? भारत में आप सब जानते हैं क्या लाया गया? 1991, जैसे हमने बोला नई ज्यादा जोश आ रहा होगा इसे, तो ऐसे हमने बोला नई आर्थिक नीति। एवरीवन, क्या? नई आर्थिक नीति, इंग्लिश में बोला न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और दिस इज व्हाट? LPG, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन। बोलो क्लियर? और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी से परिवर्तित हो गई, किसमें? मिक्स्ड में। और आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है? यहां पर जो निजी क्षेत्र हैं इनका उद्देश्य क्या है? प्राइवेट कंपनीज। यहां पर जो सरकार है इसका उद्देश्य क्या है? समाज कल्याण। बोलो क्लियर है? दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आनंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। Have a nice and wonderful time. God bless you all. Jai Hind. Thank you everyone.